कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया? बच्चा कहता फैमिली सर वधिया, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया है जी। और आज तो ऑलमोस्ट हमारी अब जीएसटी की लास्ट क्लास है बस। आज हमारी क्लास नंबर फाइनली जीएसटी की 30th क्लास है सर। मतलब कमाल हो गया, मतलब मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा साथ आप मेरा दोगे, सही बताऊं तो। और वाकई आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक जो मेरा साथ दिया ना सर, उसके लिए स्पेशली आप सभी के लिए हेड्स ऑफ है यार। मतलब सही बताऊं, मुझे उम्मीद ये थी कि लास्ट तक 300-400 बच्चा रहेगा, क्योंकि बाद में बच्चा देख लेगा, बट वाकई जो ये लगातार आपने मतलब 700 800 900 बच्चा जो मेरी फैमिली का लगातार अगर आपने मेरा साथ दिया ना सर, मतलब कमाल कर दिया। मैं सही बता रहा हूँ सर, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, जब जीएसटी का एग्जाम दे के आप बाहर आओगे ना, आप वाकई ये कहोगे सर नज़ारे आ गए जी। और अभी तो कुछ भी नहीं सर, अभी तो हमें एमसीक्यूज करने हैं जी। बस एक बार आज रात को हमारी रिवीजन क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्लास नंबर 31 आज हमारी लास्ट क्लास है। जो भी आपके एक दो छोटे छोटे पॉइंट बैलेंस बचे हैं ना, फॉर एग्जांपल इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, या आप कह रहे हो कि सर 2-3 केस में इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है, उसको आज हम खत्म कर लेंगे जी। चाहे आज हमारी 11:15 बजे, 11:30 बजे, 11:45 बजे आज हम जीएसटी पूरा पैकअप कर देंगे, ताकि आज हमारा जीएसटी कंप्लीट हो जाएगी। आज वैसे हमारा स्टूडेंट दरबार होना था, बट स्टूडेंट दरबार मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि आज हमें जीएसटी कंप्लीट करना है। फिर स्टूडेंट दरबार का सेशन हमारा होगा मंडे को। मैं संडे क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि संडे को सर जाना ना, संडे को रूल नंबर 32 से लेके 35 की डिटेल क्लास में डालने जा रहा हूँ जी। जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे क्लास में सीखते हैं, उसको कंप्लीट मतलब कंप्लीट क्लास, 2 क्लास टोटल हैं रूल नंबर 32 से लेके 35 की, वो मैं यूट्यूब पे डालने जा रहा हूँ जी। लाइव प्रीमियर चलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल का तो हर बच्चा गलती से भी वो क्लास मिस नहीं करेगा। और इवन एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को बोलूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है, एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो आपने भी जरूर देखनी है जी। ठीक है जी। सिर्फ देखो 2-2 घंटे की क्लास है, अगर बैठ के देख लोगे, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कहीं से बनेगा, इतनी मेरी गारंटी है। उस क्लास को देखने के बाद ना गलती आप कहीं नहीं कर सकते। इतनी डिटेल के अंदर मैंने समझाया है, इतने एग्जाम्पल मैं क्लास में कराऊंगा, एनालिसिस कराऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा। मतलब रूल नंबर 32 से लेकर 35 ना, आपको ये फील होगा सर बच्चों वाली बात है जी। ठीक है। तो संडे को तो हमारी वही क्लास होंगी। मंडे को फिर इनकम टैक्स का स्टूडेंट दरबार होगा, जिसमें हम चैप्टर करेंगे टीडीएस का। जिसमें मंडे को हम चैप्टर करेंगे टीडीएस का जी। टीडीएस का चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, और बहुत जल्दी हमारा इनकम टैक्स भी खत्म हो जाएगा। और फिर फाइनली हम कस्टम की रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, और कस्टम की रिवीजन क्लास की अनाउंसमेंट जो होगी वो मैं संडे को कर दूंगा जी। ठीक है। उम्मीद है वैसे 3 या 4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी कस्टम की। टारगेट मेरा ये है कि कस्टम में 6 या 7 रिवीजन क्लास लगेंगे, और वो भी डेली बेस पे आऊंगा जी। ऑल्टरनेट डेज पे नहीं आऊंगा, डेली बेस पे आऊंगा, ताकि फटाफट से हमारा कस्टम जल्दी खत्म हो। उसके बाद फिर हमारा पूरा टाइम जो होगा वो रिवीजन का होगा। आपने खुद रिवीजन करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, और जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा जी। ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्चा कह रहा है सर मजे आ गए सर, इस बार तो मजे आ गए ना। अब ये मजा ध्यान रखना, एग्जाम में भी करके आना है। मतलब जब एग्जाम के अंदर एग्जाम देने बैठोगे ना, ये सारी बातें आपको रिकॉल होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। जो हमने मेहनत की है उसका रिजल्ट इस बार जरूर आना चाहिए, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है। चलो रीता देखो ध्यान से, उम्मीद करूंगा सारे बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके होंगे। आज हमारा एक तरह से लास्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। और याद करो चेक पॉइंट नंबर 3 मैंने कहा था प्लेस ऑफ सप्लाई का। अब ये चैप्टर कई बच्चों को मुश्किल लगता है जी, कई बच्चों को आसान लगता है। इस चैप्टर को जिस तरह से हम समझना चाहेंगे वैसे हमें लगेगा जी। बट इधर सुना ध्यान से, आपके एग्जाम में चाहे प्रोफेशनल वाला बच्चा हो, चाहे एग्जीक्यूटिव वाला मेरी फैमिली का बच्चा हो, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है। और ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, ताकि हमें चैप्टर को समझना है कि चैप्टर को पढ़ना कैसे होता है। अब जो आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है जी, पहले तो ये बताओ जी, लास्ट क्लास हमने कल रात को हमने क्या कंप्लीट किया? कल रात को हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे। एक तो इंस्पेक्शन वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया, और एक डिमांड एंड रिकवरी वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था जी। वो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है प्लेस ऑफ सप्लाई का। इसका पार्ट नंबर 1 अभी हम करेंगे, पार्ट नंबर 2 जो होगा आज ही रात को 10 बजे लाइव हम करेंगे अपने रिवीजन क्लास के अंदर। अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करूंगा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन एक बार मुझे फटाफट से बताओ जी, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? आपको मैंने पहले भी कहा था, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कब माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कहां माना जाएगा। ये सारी की सारी बातें प्लेस ऑफ सप्लाई की हैं। और जब हमने जीएसटी की रिवीजन क्लास, जब आप बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, याद करो, आपको मैंने रिवीजन क्लास, जब हमारी स्टार्टिंग की रिवीजन क्लास है, आपको मैंने कहा था कि इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है।
अगर मेरी फैमिली के सिंगल बच्चे को भी याद आ रहा हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं? वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में होंगे या सेम यूटी में होंगे तो वो क्या बनेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेंगे। और वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर टू डिफरेंट स्टेट में होंगे, टू डिफरेंट यूटी में होंगे, वन स्टेट वन यूटी में होंगे, टू डिफरेंट कंट्री में होंगे, टू एसईजेड में होंगे और बाय एसईजेड में होंगे, वो सप्लाई क्या बनेगी? इंटर स्टेट। उस केस में आईजीएसटी की बातें होंगी। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी और आपको मैंने वहां पे भी कहा था कि आपने एक्चुअल में सप्लाई कहां की होगी, मैटर वो नहीं करता, आपकी सप्लाई को दिया हुआ माना कहां जाएगा, मैटर वो करता है। अब बच्चा ये बात कहता है सर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पे ही पता लगता है कि ये सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है या ये सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है, उसके बिना तो हम जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। मैं कह रही बिल्कुल। अब सोच के बोला, जब जिसके बिना हम जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो आप सोच सकते हो कि प्रैक्टिकल लाइफ में और एग्जाम में ये चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंस रखता होगा। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, उसके बिना हम नेचर ही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और जब तक नेचर ही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा, वो क्वेश्चन ही राइज नहीं होगा जी। तो पहली बात तो ये समझो सर, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहे हैं, आरएम चैप्टर की हम जो रिवीजन करने जा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ एंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। आपके हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनता है, बस ये बात ध्यान दो जी। अच्छा अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बातें करेंगे ना, मैं आपको दो बातें समझाना चाहता हूं जी। सबसे पहली बात तो ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई के जितने प्रोविजन हैं जो नॉर्मली हम क्लास में डिस्कस करते हैं, आपको मैं यहां भी बता देता हूं जी। प्लेस ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजन बने हुए हैं ना, वो कुछ थंब रूल के बेस पे बने हुए हैं। थंब रूल का मतलब क्या है? एक बात मैंने सोच के बताना सर, आप सब जानते हो जीएसटी हमारा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी हमारा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मतलब हमने जीएसटी के लॉ में क्या पढ़ा कि जिस मतलब उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा जिस स्टेट में वो सामान कंज्यूम होगा, जहां पे उसकी डेस्टिनेशन होगी उस स्टेट गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा। ये सारी बातें हमने जीएसटी के अंदर पढ़ी है। अब जो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन हैं वो भी इस बेस पे टिके हुए हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, हर प्रोविजन के अंदर आपको नॉर्मली ये फीलिंग आएगी कि हाँ यहां पे हमारी सर्विस या यहां पे हमारा गुड्स कंज्यूम हो रहा है। मैं दोबारा बोलूंगा जी, आपको हर प्रोविजन के अंदर नॉर्मली ये फीलिंग आएगी कि यहां पे कंजम्पशन हो रही है, यहां पे मतलब डेस्टिनेशन है, तो यहां पे हमारा पीओएस बनना चाहिए। वही पीओएस हमारे प्रोविजन के अंदर दिया होगा। बट कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे कंजम्पशन प्रोविजन फॉलो नहीं होंगे। जहां पे कंजम्पशन प्रोविजन फॉलो नहीं होंगे, गवर्नमेंट ये बात बोलेगी जी, अगर सामने वाली पार्टी का मतलब अगर सप्लायर नहीं, अगर रिसीवर जो होगा वो पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। अब आप सब जानते हो सर, अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वो आईटीसी क्लेम कर रहा होगा। अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ऑब्वियस सी बात है वो आईटीसी क्लेम कर रहा होगा। तो आपको मैं दिखाऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन ये बात बोलेंगे कि अगर आपने ये सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को की होगी तो फिर उसकी जो लोकेशन होगी ना, वही तुम्हारा पीओएस बन जाएगा। मैं दोबारा बोलूंगा जी, गवर्नमेंट ये बात बोलेगी कि अगर कोई सप्लाई तुमने रजिस्टर्ड पर्सन को की होगी तो उस केस में जो उसकी लोकेशन होगी वो तुम्हारा पीओएस बन जाएगा। हाँ, अगर कोई सप्लाई तुमने रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं की, मतलब B2B नहीं है वो B2C है, वो B2B नहीं है वो B2C है, तो B2C वाले केस में प्रोविजन कौन से एप्लीकेबल होंगे? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेजिडुअरी केस भी दिए हुए हैं, वो सारे प्रोविजन जो होंगे वो रेजिडुअरी केस में कवर हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये समझो जी, जो हम चैप्टर आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि नॉर्मली प्लेस ऑफ सप्लाई जो हमारा निकल के आएगा वो वही निकल के आएगा जहां पे कंजम्पशन होगी थी। बट कुछ केस में गवर्नमेंट ये बात बोलेगी कि अगर सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन बनेगी, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है उस केस में हम डिफॉल्ट प्रोविजन एप्लीकेबल कर देंगे। वो डिफॉल्ट प्रोविजन क्या है, कंजम्पशन बेस कहां पे लगेगा, रिसीवर की लोकेशन कहां मानेंगे, ये सारी बातें आज हमें स्टार्ट करनी है जी। ठीक है, और टेंशन मत लेना सर, आज रात को 11 बजे या 11:30 बजे या 11:45 बजे जब भी हम उठेंगे ना, मैं आपको सिंगल प्रोविजन आप खुद बोलोगे सर पीओएस का हमें याद हो चुका है जी। आप खुद ये बोल के जाओगे सर कि इसमें सब क्वेश्चन कहीं से बन जाए ना, हम पीओएस में गलती तो नहीं करेंगे। ठीक है, बस मेरी बातों को सुनना, मेरी बातों को समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप खुद आपके ना अंदर खुद ही आंसर आएगा कि हाँ सर पीओएस ना ये बनना चाहिए। अच्छा एक बात और जी, एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मन में ना कई बार ये आएगा, जब ये प्रोविजन हम करेंगे तो आपको ये लगेगा कि सर यहाँ पे ना हमने एक्चुअल में सर्विस तो यहाँ पे दी है बट गवर्नमेंट कह रही है पीओएस यहाँ बनेगा। आपको ये कई बार फील होगा कि सर हमने एक्चुअल में सप्लाई तो यहाँ पे की है बट गवर्नमेंट कह रही है पीओएस ये बनेगा। तो आपने बोल दो नहीं, तो फिर हमें एक्चुअल सप्लाई के बेस पे कैलकुलेशन करनी होगी या पीओएस के बेस पे कैलकुलेशन करनी होगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक्चुअल सप्लाई आपने कहां पे की है वो रेलिवेंट नहीं करता, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा वो रेलिवेंट करता है।
तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना सर, जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में या जब भी एग्जाम में आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे वो एक्चुअल सप्लाई के बेस पे कैलकुलेट नहीं करोगे, वो जहां पीओएस दिया होगा उसके बेस पे कैलकुलेट करोगे। सर मेरा दिल तो कह रहा है उसने एक्चुअल सप्लाई यहां पे की है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना, दिल का क्या है? तो गवर्नमेंट कह रही है भैया तेरा दिल तो बहुत कुछ कहता है, अब तेरे दिल के बेस पे थोड़ा चलेंगे, हमारा पीओएस ये निकल के आ रहा है उसके बेस पे ही जीएसटी कैलकुलेट करोगे, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी, तो बातें क्लियर हो गई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बताएगा कि हमारी सप्लाई को प्रोवाइड किया कहां माना जाएगा, वो सारी बातें आज हम देखने जा रहे हैं जी। लो जी चैप्टर स्टार्ट करवाता हूं जी। अब देखो प्लेस ऑफ सप्लाई हमें दो केस में निकालना होगा, अगर हम गुड्स की सप्लाई करेंगे तो किस तरह से निकलेगा, अगर हम सर्विस की सप्लाई करेंगे तो किस तरह से निकलेगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में ना टोटल मिला के आपके 4 सेक्शन कवर होते हैं जी। याद करो मेरी फैमिली के रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई में टोटल मिला के 4 सेक्शन कवर होते हैं। एक तो मैंने कहा था कि सेक्शन 10 कवर होगा, एक मैंने कहा था 11 कवर होगा, एक मैंने कहा था 12 कवर होगा, एक मैंने कहा था 13 कवर होगा। अब ये 10 और 11 जो होंगे ये गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल होंगे, और 12 और 13 जो होंगे ना ये सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल होंगे। मतलब 10 11 गुड्स वाले केस में लगेंगे और 12 13 जो होंगे वो सर्विस वाले केस में लगेंगे। अब अभी जो हम रिवीजन करने जा रहे हैं वो रिवीजन करेंगे 12 13 की, रात को जो हम रिवीजन करेंगे वो हम करेंगे 10 11 की, बस ये बात ध्यान दो। बट एक बार चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं गुड्स की सप्लाई करूंगा नॉर्मल केस में तो प्रोविजन लगेगा सेक्शन 10 का, अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूंगा तो सेक्शन 11 की बातें होंगी। अब सेक्शन 12 और 13 जो अभी हमें रिवाइज करना है वो एप्लीकेबल कब होगा, एक बार वो हमें देखना है जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करना है जी, बेसिक रूल ध्यान देना जी, अपने दिमाग में बेसिक रूल ध्यान देकर चलना कि पीओएस के प्रोविजन कंजम्पशन बेस पे टिके हुए हैं। जहां पे कंजम्पशन बेस एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड होगी तो उसकी लोकेशन बन जाएगी, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी उस केस में डिफॉल्ट प्रोविजन लगेंगे। अब डिफॉल्ट प्रोविजन में क्या है वो भी हम देखने जा रहे हैं जी। लो जी अब सुना ध्यान से, अब एक बार समरी बुक पे आ जाओ जी, एक बार समरी बुक पे आओ। देखो यहाँ पे जी प्लेस ऑफ सप्लाई, इस चैप्टर को हम क्या बोलेंगे जी, पॉप्स बोलेंगे जी, या तो पॉप्स बोल दो प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सप्लाई, या बोल दो पोपोस। मोमोज नहीं कह रहा ना, लाइक हर जगह मोमोज सुनते हैं क्या, मोमोज नहीं कह रहा, पोपोज कह रहा हूं, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सप्लाई। या क्या बोलोगे, पॉप्स बोलोगे, या इसको पोस भी बोलते हैं, पोस का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो या पोस बोलो या पॉप्स बोलो या पोपोज बोलो, बात एक ही है जी। एक बार चेक करो जी, सप्लाई को प्रोवाइड किया हुआ कहां माना जाएगा, ये सारी बातें कहां पे लिखी होंगी, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर लिखी होंगी। अब एक बार चेक करो जी, इसकी हमें नीड क्यों है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था कि इंट्रा स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट सप्लाई वो डिपेंड करेगा पीओएस के बेस पे। अगर हमें पीओएस निकालना ही नहीं आता होगा, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे वो सप्लाई कौन सी है, और जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे सप्लाई कौन सी है तो जीएसटी एप्लीकेबल कौन सा करेंगे, वो हमारे काम का ही नहीं है जी। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखो 4 प्रोविजन हैं, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। 10 11 गुड्स पे एप्लीकेबल होगा, 12 13 सर्विस पे एप्लीकेबल होगा। 10 और 11 करेंगे रात को 10 बजे। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सेक्शन 12 से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। लो ये हमारा सेक्शन नंबर 12 है। अब बहुत ध्यान से ना पहले तो ये समझो 12 और 13 में फर्क क्या है। अब सामने एक बच्चा बैठा है, बच्चे का नाम है प्राची। प्राची कहती है सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई, आपने सेक्शन 12 कहा सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल होगा, मैं कहा जी बिल्कुल। प्राची कहती है सर आपने सेक्शन 13 कहा सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल होगा, मैं कहा जी बिल्कुल। कहती है 12 सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल होगा, 13 सर्विस वाले केस में एप्लीकेबल होगा, तो जब दोनों ही सर्विस हैं तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो समझते हैं जी। इन दोनों में, दोबारा बोल रहा हूं, इन दोनों में क्या फर्क होगा पहले ये समझना पड़ेगा कि 12 एप्लीकेबल कब होगा और 13 एप्लीकेबल कब होगा। एक बार चेक करना 12 में क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब सेक्शन 12 में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, सेक्शन 12 में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। किसका निकलेगा जी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। क्या कहना चाह रहे हैं जी, मुझे आंसर दो, क्या कहना चाह रहे हैं सर। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि सेक्शन 12 में पीओएस जो निकालेंगे वो उस सिचुएशन का निकालेंगे जिसमें सप्लायर की लोकेशन एंड रिसीवर की लोकेशन जो होगी ये दोनों ही लोकेशन अगर इंडिया में होंगी फिर 12 एप्लीकेबल करोगे। सर मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या सेक्शन 12 ये कह रहा है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया? आंसर इज नो। क्या सेक्शन 12 ये कह रहा है लोकेशन ऑफ रिसीवर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया? आंसर इज नो। वो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में तो बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो तो हमें निकालना है। सर एक बात बताओ, हमें प्लेस ऑफ सप्लाई ही तो निकालना है, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ही हमें निकालना है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस सिचुएशन में आपका कैलकुलेशन तब होगी अगर रिसीवर की लोकेशन एंड सप्लायर की लोकेशन अगर दोनों ही आपकी इंडिया में होंगी, उस केस में 12 एप्लीकेबल करना, नहीं तो 12 एप्लीकेबल मत करना। मेरे सवालों का जवाब देना जी। अब पूरी फैमिली जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जी, बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, चैप्टर कई बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है सर। अगर समझ के चलोगे, रट के चलोगे, सबसे मुश्किल बन जाएगा। समझ के चलोगे आपको कि सर बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है,
और मेरी फैमिली ने अगर मेरा इतना साथ दिया है, बस मैं आपसे 3-4 घंटे और मांग रहा हूं सर। 1.5 घंटा मुझे अब दे दो, 1.5 घंटा रात को, 3 घंटे बस मुझे दे दो, पूरा जीएसटी जबरदस्त तरीके से। अब जीएसटी की आज क्लास खत्म करोगे ना रात को, मैं सही बता रहा हूं, आप मुझे थैंक यू बोल के जाओगे। बट वो का अगर आपने मेरे को साथ दे दिया जी, तो उम्मीद करूंगा आने वाला 1-1.25 घंटा जो भी होगा, मेरी फैमिली का हर बच्चा बस अपना ध्यान क्लास पे ही रखेगा जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो सर मैं बात करता हूं लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो इंडिया में है, मान लो सप्लायर की लोकेशन इंडिया में है, बट रिसीवर की लोकेशन जो है वो आउटसाइड इंडिया में। ये बताओ क्या सेक्शन 12 लगेगा नहीं लगेगा? मैं ये नहीं कह रहा प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, मैं कह रहा हूं 12 लगेगा नहीं लगेगा। आंसर इज नो, 12 एप्लीकेबल तो नहीं होगा। अच्छा मान लो लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया में है और लोकेशन ऑफ रिसीवर इंडिया में है, क्या 12 लगेगा? आंसर इज नो, 12 नहीं लगेगा। मेरा तीसरा एग्जांपल ये है, लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया और लोकेशन ऑफ रिसीवर आउटसाइड इंडिया, मतलब दोनों की ही लोकेशन इंडिया से बाहर है। अब सोच के बोलना जी, अगर दोनों की ही लोकेशन इंडिया से बाहर है, क्या उस केस में 12 एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। तो पहली बात, 12 एप्लीकेबल कब होगा सर? 12 एप्लीकेबल तब होगा अगर सप्लायर की लोकेशन, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बीच में एंड है जी। मैं बार बार एंड पे जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ना कई बच्चों को लगता है विवेक सर पागल ही हो गए, हमें तो समझ नहीं आ रहा। सर मैं एंड पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब मैं सेक्शन 13 के पास जाऊंगा ना, जब मैं सेक्शन 13 के पास जाऊंगा, वहां पे एंड वर्ड नहीं होगा, वहां पे और वर्ड होगा। जब मैं सेक्शन 13 के पास जाऊंगा तो वहां पे एंड वर्ड नहीं है, वहां पे और वर्ड होगा। तो दोनों में फर्क समझना जी। सेक्शन 12 कह रहा है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसीवर, अगर ये दोनों इंडिया में होंगे फिर तुम 12 के पास आना, नहीं तो 12 के पास मत आना जी। बच्चा कह रहा है ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चा कह रहा है सर जो आपने ऊपर केस कराए, मतलब जिसमें सप्लायर इंडिया से बाहर रहता है या रिसीवर इंडिया से बाहर रहता है, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? उस केस में ट्रीटमेंट आपकी 12 में कैलकुलेशन नहीं होगी, आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो सेक्शन 13 में होगी। आपको मैं दिखाता हूं जी, ये देखो ये सेक्शन नंबर 13, बहुत ध्यान से बना। 13 कब लगेगा? वो कह रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और, अब यहां पे और है जी। वो कह रहे हैं सप्लायर की लोकेशन या रिसीवर की लोकेशन अगर आउटसाइड इंडिया है, उस केस में सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा। बस ये बात ध्यान देना जी। तो अगर मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट है, वो ये बात समझ पा रहा होगा कि सेक्शन 13 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले केस में एप्लीकेबल होगा। सर सेक्शन 13 जो है ना वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले केस में एप्लीकेबल होगा। और अगर मैं लोकल ट्रांजैक्शन करूंगा, अगर लोकल सप्लाई करूंगा, मोदी साहब कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, तो लोकल वाले केस में 12। मेरी फैमिली का हर बच्चा ध्यान दे, एग्जाम चैट बॉक्स में लिख के आएगा जी, लोकल के लिए 12 है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 13 है। दोबारा बोलो, लोकल के लिए 12 है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 13 है, लोकल के लिए 12 है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 13 है। तो जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन में बातें इंडिया से बाहर की चल रही होंगी तो वहां 12 एप्लीकेबल मत करना। जहां सप्लायर या रिसीवर इनमें से किसी की लोकेशन अगर इंडिया से बाहर की होगी तो वहां 12 की बातें नहीं होंगी, वहां 13 की बातें होंगी। मतलब 12 की बातें उसी क्वेश्चन में होंगी जहां सप्लायर एंड रिसीवर दोनों ही इंडिया में होंगे, उस केस में 12 की बातें होंगी, नहीं तो 12 की बातें नहीं होंगी। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद जी, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अब मैं सेक्शन 12 पे आ रहा हूं जी। अब सेक्शन 12 पे लो जी, अब यहां पे आते हैं जी। अब सेक्शन 12 पे ना इधर सुनो ध्यान से, अब सेक्शन 12 में टोटल मिला के मैंने यहां पे ना 12 पॉइंट बनाए हैं। टोटल मिला के मैंने सेक्शन 12 में टोटल 12 पॉइंट बनाए हैं जी। ये हमारा 12th पॉइंट है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का। अगर मैं बेयर एक्ट की बात करूंगा, अगर मैं बेयर एक्ट की बात करूंगा, वैसे सेक्शन 12 में टोटल मिला के 14 सबसेक्शन है। अगर मैं बेयर लॉ की बात करूंगा, वैसे सेक्शन 12 में 14 सबसेक्शन है, बट हम बेयर लॉ की बात नहीं कर रहे सर अभी, क्योंकि अभी हमें करनी है रिवीजन। हमें यह पता हो भाई किस केस में कौन सा पीओएस निकल के आएगा, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने हमें पीओएस पता हो जी। कहीं ऐसा ना हो 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6), 12(7), 12(8 के चक्कर में हमें यह तो याद हो जाए, पीओएस भूल जाए जी। तो वैसी बात है, सब सेक्शन मैंने क्या बोल दिया, टोटल मिला के 14 है, बट उसको मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट में कन्वर्ट किया। इवन 12 भी नहीं, इसका मैंने एक और पॉइंट भी बनाया है। ये देखो, ये सेक्शन 12 का ही पॉइंट है, ये वाला, ये डिफॉल्ट प्रोविजन है। एक तरह से ये लगा लो सेक्शन 12 के टोटल मिला के 13 पॉइंट है। बच्चा कह रहा सर 14वां पॉइंट कहां पे गया? 14 पॉइंट सेक्शन 12 का एक सबसेक्शन जो है वो जर्नल है, वो ये बात कहता है कि अगर मतलब पीओएस निकालना है तुम अगले प्रोविजन फॉलो कर लो। तो एक तरह से पीओएस जो है वो सेक्शन 12(2) से ही स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं 12(2) से 12(14) की बात करूंगा तो एक्चुअल में 13 ही बनेंगे। 13 आपके सामने यहां पे हैं। अब सुनना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना चाहिए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मुझे सोच के बताओ। मान लो सर एक पर्सन है मिस्टर ए,
आंसर अगर सोच समझ के दोगे तो गेम खेलने का मजा आएगा जी। सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, पहले आधा घंटा समझने में टाइम लगेगा। अगर आधा घंटा फ्लो बन गया ना तो आने वाले 40 से 45 मिनट बच्चों वाली बातें होंगी। फिर एक मिस्टर ए है, ये मान लो सप्लायर है जी, लोकेशन ऑफ सप्लायर है, और एक मिस्टर बी है, ये लोकेशन ऑफ रिसीवर है, और ये दोनों मान लो इंडिया में है, ये दोनों मान लो इंडिया में। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब ए ने ना बी को एक सर्विस की सप्लाई की, ए ने बी को एक सर्विस की सप्लाई की, और सर्विस की सप्लाई की, दोनों इंडिया में है, तो क्या लगेगा? सेक्शन 12 लगेगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि सप्लायर की लोकेशन तो फॉर एग्जांपल मान ले दिल्ली में है, रिसीवर की लोकेशन मान ले हरियाणा में है, इसका ये चेक करना है कि पीओएस क्या निकल के आएगा। एक बच्चा कहता है सर कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, अगर एलओएस दिल्ली में है और एलओआर हरियाणा में है, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई ना। मैं कान पकड़ा दो अपना, इधर कान पकड़ाओ, मुझे कान पकड़ाओ नालायक। सर सेक्शन 7 और 8 हमारा इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई का साफ साफ लिखा था कि लोकेशन ऑफ रिसीवर चेक ही नहीं करनी होती। वो ये बात कहता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वही निकालने जा रहे हैं कि पीओएस क्या निकल के आएगा। रिसीवर की लोकेशन नो डाउट दूसरी स्टेट में है, सप्लायर की लोकेशन नो डाउट इस स्टेट में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये दोनों अलग अलग स्टेट में होगी तो इंटर स्टेट सप्लाई बन गई, नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा पीओएस क्या निकल के आएगा। जब मैं पीओएस निकालने के लिए गया तो सेक्शन 12 में टोटल मिला के मुझे 13 पॉइंट दिखे जी, प्लीज ध्यान सुना जी। सेक्शन 12 में टोटल मिला के मुझे 13 पॉइंट दिखे, उस 13 में 12 का अलग ग्रुप था और 1 का अलग ग्रुप था, मतलब 1 अलग खड़ा था, 12 अलग खड़े थे। अब जैसे ही मैं सेक्शन 12 के पास गया, 12 में 13 पॉइंट मुझे देखे, 13 में 1 अलग था और 12 अलग थे। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है भाई, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम है भाई, 12 मतलब सेक्शन 12 में टोटल मिला के 13 पॉइंट है, 1 अलग खड़ा है, 12 अलग खड़े हैं, ये ऐसे ऐसे अलग अलग क्यों खड़े हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे चैट बॉक्स में आंसर देना। मेरी फैमिली का हर बच्चा मुझे आंसर देगा, क्या आज जीएसटी में 12 सर्विस टैक्सेबल हैं या सैकड़ों सर्विस टैक्सेबल है? आंसर दो जी, मेरी पूरी फैमिली मुझे आंसर दे, क्या जीएसटी में आज सिर्फ 12 सर्विस टैक्सेबल हैं या सैकड़ों सर्विस टैक्सेबल है? सैकड़ों सर्विस टैक्सेबल है। और अगर जीएसटी में सैकड़ों सर्विस टैक्सेबल हैं और अगर हमारे प्रोविजन ही सेक्शन 12 में टोटल मिला के मान लो 13 दिए हैं, तो बाकी क्या करें? तो जब मैं सेक्शन 12 के पास गया, मैंने सेक्शन 12 से पूछा, मैं कहा सेक्शन 12, उसने कहा हाँ। मैं कहा यार एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही कि विवेक सर ने जीएसटी की स्टार्टिंग क्लास के अंदर कहा था कि जीएसटी सर्विस पे एप्लीकेबल होता है और सर्विस कई सारी होती हैं, बट यहां तो मुझे सिर्फ 12 अलग दिख रही है, 1 अलग दिख रही है। कह रहे जी इसका मतलब ये है कि ये 12 जो हैं ये स्पेसिफिक सर्विस है, ये 12 जो हैं ये स्पेसिफिक सर्विस है। मतलब अगर तुम्हारी सर्विस इन 12 में से किसी भी केस में कवर होगी फिर तो उसका पीओएस ये निकल के आएगा, नहीं तो तुम उस जो अकेला खड़ा है उसके पास चले जाओ, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट प्रोविजन, फिर तुम्हारा पीओएस वो निकल के आएगा। अच्छा समझ गया सर, समझ गया। मतलब यो कहना चाह रहे कि जब भी हम कोई सर्विस की सप्लाई करेंगे तो पहले हमें यो देखना पड़ेगा कि मेरी सर्विस उन 12 केस में कवर हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि अगर वहां कवर हो रही फिर तो पीओएस वही बता देंगे, अगर वहां कवर नहीं हो रही फिर मुझे रेजिडुअरी केस के पास जाना पड़ेगा। मैं का आंसर इज यस। एक बच्चा कहता है ले भाई ये तो वही बात हो गई, अदर सोर्स का चैप्टर हो गया जी। एक बच्चा कहता है ये तो वही बात हो गई, इनकम टैक्स में अदर सोर्स का चैप्टर है। आंसर इज यस। इनकम टैक्स में सैलरी स्पेसिफिकेट है, हाउस प्रॉपर्टी स्पेसिफिक, पीजीपी स्पेसिफिक, कैपिटल गेन स्पेसिफिक, और जो इनकम कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगी अदर सोर्स में, वही सेम बात यहां पे है। वही सेम बात यहां पे है कि अगर तुम्हारी सर्विस उन 12 में से किसी भी सब सेक्शन में कवर नहीं हो रही, मतलब किसी भी क्लोज में कवर नहीं हो रही, उस सर्विस में कवर नहीं हो रही, तो चुप करके तुम 13वें पॉइंट के पास आ जाओ, वो तुम्हें बताएगा तुम्हारा पीओएस क्या निकल के आएगा। तो सर घबराना मत, ये बिल्कुल मत सोचना कि इतनी सारी सर्विस टैक्सेबल हैं तो पीओएस कैसे निकलेगा। गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला है और आप सब जानते हो सर, जहां पे ऐसे प्रोविजन होते हैं वहां इस तरह के प्रोविजन ही बनते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, हर सर्विस के लिए पीओएस कैसे अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि सर्विस की एग्जॉस्टिव लिस्ट है ही नहीं। आज सर्विस की इंक्लूसिव लिस्ट है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो ये 12 सर्विस है, इनमें तुम कहीं पर भी कवर हो रहे हो उसका पीओएस निकाल दो। ऐसे अगर तुम इन 12 में कहीं पर भी कवर नहीं हो रहे फिर तुम्हारा पीओएस निकलेगा। इस तरह से तुम उसके पास जाओ जी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन अब आ गया जी। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जी, आंसर देना सोच समझ के। जितने मेरे फैमिली के बच्चे सामने बैठे हैं, एक क्लाइंट आपके पास आ गया जी, एक क्लाइंट आपके पास आ गया, वो सर्विस वाला है, उसमें दोनों लोग इंडिया में रहते हैं जी। वो सर्विस देने वाला है, उसमें दोनों लोग इंडिया में रहते हैं। अब अगर दोनों लोग इंडिया में रहते हैं, लोकल सप्लाई है, उस केस में 12 लगाओगे 13 लगाओगे? 12 लगाओगे। अब जैसे ही आपने 12 ओपन किया, ध्यान सुना, जैसे ही 12 ओपन किया वहां पे क्या है जी?
13 मतलब 12 में 13 लोग खड़े हैं, 12 में 13 केस है, ऐसे याद करना, 12 में 13 केस है, 12 में 13 केस है, 12 में 13 केस है। अब सेक्शन 12 में 12 केस स्पेसिफिक है, एक केस जनरल है। सेक्शन 12 में 12 केस स्पेसिफिक है, एक केस जनरल है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है कि जब हमारे पास क्लाइंट आया, उस क्लाइंट के लिए क्या पहले हम 12 केस चेक करेंगे या पहले एक केस चेक करेंगे? आंसर नहीं दे पा रहे यार। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं, सर अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया, उस क्लाइंट के लिए पहले 12 केस चेक करोगे या पहले एक केस चेक करोगे? ऑब्वियस सी बात है, पहले 12 केस चेक करेंगे, क्योंकि अगर उसकी सर्विस उन 12 में से किसी भी केस में कवर हो गई फिर तो पीयूएस वही निकल जाएगा। अगर उसकी सर्विस उस 12 में कहीं पर भी कवर हो गई फिर तो पीयूएस वही निकल जाएगा, और अगर 12 में कहीं पर भी कवर नहीं होगी फिर जाके जनरल प्रोविजन एप्लीकेबल करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा पहले स्पेशल प्रोविजन लगाना, अगर स्पेशल प्रोविजन नहीं लग रहे फिर जनरल प्रोविजन लगाना जी। बट हम अपनी क्लास में समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए पहले बताऊंगा जनरल क्लोज, पहले हम पढ़ेंगे जनरल और फिर जनरल पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे स्पेशल जी। ठीक है जी, आओ जी एक बार जनरल पढ़ते हैं जी। इधर देखो ध्यान से पढ़ो जनरल प्रोविजन, जिसको कहीं मौत नहीं मिलेगी, जिसको कहीं मौत नहीं मिलेगी। कहां मौत मिलेगी? देखो जी, अब गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है। गवर्नमेंट कहना चाह रही है, देखो जी, फॉर द रेस्ट ऑफ सर्विस, फॉर द रेस्ट ऑफ सर्विस मतलब ऊपर वाली सर्विस को छोड़ के, अदर देन दो स्पेसिफाइड अबव, उनको छोड़ के, द डिफॉल्ट प्रोविजन हैज बीन प्रिस्क्राइब एज अंडर। डिफॉल्ट प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। अब डिफॉल्ट प्रोविजन क्या कहता है? डिफॉल्ट रूल फॉर द सर्विस अदर देन द 12 स्पेसिफाइड सर्विस, मतलब ऊपर जो 12 सर्विस स्पेसिफाइड है उसको छोड़ के डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा जी। क्या कह रहे हैं कि अगर आपने सप्लाई की है B2B, मेरी फैमिली का हर बच्चा ना आंखें बंद करके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन B2B का बन जाए ना, मैं रटने की बात नहीं कर रहा जी, मैं समझने की बात कर रहा हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन B2B का बन जाएगा, आपको हर केस में आंसर देना है लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब उस रजिस्टर्ड पर्सन की जो लोकेशन होगी ना, वो लोकेशन जो होगी वो पीएस बन जाएगी। अब इसका लॉजिक हम क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसको आईटीसी क्लेम करना होता है। अगर ये लोकेशन ना बनाते उसको आईटीसी क्लेम करने में दिक्कत आती प्रैक्टिकली, क्योंकि सर रजिस्टर्ड पर्सन है ना। अब ऑब्वियस बात, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो अपनी परचेज का आईटीसी क्लेम करेगा। तो अगर वो लोकेशन ना बनाते, कुछ और लोकेशन बन जाती, तो कहीं ना कहीं आईटीसी क्लेम करने में दिक्कत आती। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तू तो रजिस्टर्ड है, तू तो हमारे कंट्रोल में है, तेरे को हम कहीं जाने नहीं देंगे, जहां तू जगह तेरा हाथ पकड़ लेंगे, क्योंकि तेरा रिकॉर्ड पूरा हमारे पास है। तो भैया जो तेरा रिकॉर्ड ही हमारे पास है, तो अगर तुझे सप्लाई की होगी फिर जो तेरी ही लोकेशन होगी वही तेरा पीओएस बन जाएगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो इतनी बात ध्यान दो जी, अगर सप्लाई की है रजिस्टर्ड पर्सन को, फिर जो उसकी लोकेशन होगी वही पीओएस बन जाएगी। मेन मुद्दा है B2C वाले केस में क्या होगा। एक बात मैंने सोच के बताना जी, मैं जो आपको सप्लाई दे रहा हूं, मान लो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, जो रिवीजन क्लास है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चों को जो मैं सप्लाई दे रहा हूं, क्या वो B2B है या B2C है? वो B2C है सर। जो मैं रेगुलर बैच वाले बच्चों को सप्लाई दे रहा हूं वो सारे केस B2C हैं, क्योंकि सामने वाले बच्चे जो हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। और अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं और मान लो मेरी कोचिंग की सर्विस ऊपर स्पेशल केस में कहीं पर भी कवर नहीं होती, उसका फिर पीओएस क्या निकल के आएगा वो देखने जा रहे हैं जी। अब गवर्नमेंट कहती है देखो जी, अगर सप्लाई B2C होगी तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, वेयर द एड्रेस ऑन, मतलब अगर उसका एड्रेस एग्जिस्ट करता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अदर केस जहां पे रिसीवर की लोकेशन अवेलेबल नहीं हो सकती, जहां पे रिसीवर की लोकेशन अवेलेबल नहीं हो सकती, देन लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। तो एक बात मुझे बताओ जी, आपको मैंने पहले भी कहा था जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा लगाओगे तो खत्म हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। आप एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कंजम्पशन नॉर्मली, मैं ये नहीं कह रहा हर केस में, कंजम्पशन, एक बात बताओ जी, कंजम्पशन नॉर्मली कहां होती होगी? ऑब्वियस बात है जहां रिसीवर होता होगा। सर मैं कहीं से सामान लेकर आया, तो मैं अगर सामान अपने घर में लेके जाऊंगा तो घर में कंज्यूम करूंगा ना, तो मेरी लोकेशन और नॉर्मली कंजम्पशन की लोकेशन नॉर्मली सेम होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो B2B वाले केस में तो क्या बनाया, वही रिसीवर की लोकेशन। B2B वाले केस में क्या बन गया, रिसीवर की लोकेशन। उन्होंने क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रिसीवर की लोकेशन। बट अगर B2C वाला केस है तो वैसे तो रिसीवर की लोकेशन, बट अगर रिसीवर की लोकेशन अवेलेबल नहीं है उस केस में सप्लायर की लोकेशन। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर, कहना ये चाह रहे हैं मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे नहीं, मेरी फैमिली के रेगुलर बैच वाले बच्चे जो सामने बैठे हैं, थोड़े बहुत बच्चे अगर रिवीजन करने के लिए बैठे होंगे, हर बच्चा आंसर देगा जी। याद करो, मैंने क्लास में आपको याद करवाया था
कि B2C वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां। ओ माय गॉड सर, एक बार दोबारा से। B2C वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो बस इस तरह से लाइनें याद कर लेना सर। ये लाइनें अगर आपको याद हो गई तो डिफॉल्ट प्रोविजन हमारा खत्म हो गया जी। ठीक है, डिफॉल्ट प्रोविजन मैंने क्या बोला है, डिफॉल्ट प्रोविजन में दो बातें हैं, या तो B2B है या B2C है। B2B वाले केस में तो भूल जाओ, B2B वाले केस में भैया जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी लोकेशन आपका POS बनेंगे। B2C वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां। दोबारा से बोलो जी, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां। प्रोवाइडर मींस सप्लायर। तो फटाफट से जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं एक्सप्रेशन से बोलोगे जी, जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे आपने बोलना है। कैसे बोलोगे जी, B2C वाले केस में, B2B वाले केस को छोड़ दो नहीं, क्योंकि B2B जहां भी B2B वाला केस होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जहां भी B2B वाला केस होगा समझ लेना, B2B वाले केस में कुछ करना ही नहीं है। जो सामने वाली पार्टी होगी, रिसीवर होगा, वो रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन जो होगी वही POS बनेगा, बात खत्म होती है जी। अब दोबारा से बोला B2C वाले केस में नहीं, 1 2 3 स्टार्ट। रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां। रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां। गवर्नमेंट B2C वाले केस में ये बात कह रही है जी। ठीक है, एक बार आप चेक कर सकते हो। देखो जी, रिसीवर की लोकेशन अगर नहीं पता देन फिर वो सप्लायर की लोकेशन। तो B2C वाले केस में डिफॉल्ट प्रोविजन हमारा ये बात कहता है। लो जी, अब बच्चे कहते हैं सर डिफॉल्ट तो क्लियर हो गया भाई, डिफॉल्ट प्रोविजन तो क्लियर हो गया भाई। अगर मेरी सर्विस स्पेसिफिक केस में कवर नहीं होती तो मैं यहां पे आ जाऊंगा, और यहां पे गवर्नमेंट कहती है कि चेक करो B2B केस है या B2C केस है। B2B वाले केस में तो रिसीवर की लोकेशन, B2C वाले केस में रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। अब इसको साइड निकाल के अब वो स्पेशल केस कौन कौन से हैं, और ये 1 बाय 1 अब चेक करते हैं। लो जी, अब उम्मीद करता हूं आप घर से थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, आपने घर से रिवीजन की होगी जी। आओ जी एक बार चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्विस, ऐसा करता हूं जी, मैं आपको ना बिना दिखाए पूछना चाहता हूं, एक बात में सोच के बताओ जी, एक बात में सोच के बताओ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बच्चा मेरी फैमिली का सामने बैठा है, एक बच्चा मेरी फैमिली के सामने बैठा है, कहता सर मैंने भगवान से ना, मैंने माता रानी से प्रे किया है, हे माता रानी अगर मेरे इस बार CS के एग्जाम निकल गए ना तो मैं हर महीने माँ के दरबार जाऊंगा, माता वैष्णो देवी के मंदिर। तो बच्चा कहता सर मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि अगर मेरे CS के एग्जाम निकल गए और मेरे फर्स्ट आउट में निकल गए और मेरा रैंक आ गया तो मैं माता के दरबार कोशिश करूंगा हर महीने रहने के लिए जाऊंगा। मैं कह रही बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बच्चा रहने वाला कहाँ का है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा रहने वाला है हरियाणा का, इसका नाम है मिस्टर पिंटू। ये है मिस्टर पिंटू, हरियाणा के रहने वाले। अच्छा, अब ये हरियाणा के रहने वाले हैं, भगवान की दया से, माता रानी की दया से इनके बोथ ग्रुप निकल गए और इनका रैंक आ गया। पिंटू मान लो CS बन गया जी, पिंटू CS बन गया, प्रोफेशनल के अंदर था, पिंटू CS बन गया। अब जैसे पिंटू CS बना, भंगड़े डाल रहा है, कह रहा पास हो गया, रैंक आ गया, मजा आ गया। मैं कहा पिंटू, मैं कहा याद करो तुमने माता रानी से क्या कहा था, तुमने कहा था कि अगर मैं प्रोफेशनल में CS बन गया, मतलब प्रोफेशनल क्लियर कर गया, मैं CS बन गया तो मैं हर महीने माता के दरबार जाऊंगा। तो पिंटू कहता हाँ सर मैंने कहा था और मैं जरूर जाऊंगा। मैं कहा अच्छी बात है पिंटू। अब पिंटू ना मान लो 2-3 महीनों से जा रहा है, वहां पे होटल में रहता है, होटल बहुत महंगे हैं, किराया बहुत लगता है। मैं कहा यार पिंटू यार एक बात करो ना यार, तुम वहां पे ऐसा करो, एक छोटा सा घर बनवा लो, एक छोटा सा रूम बनवा लो, क्योंकि तुम्हें हर महीने जाना है। तुम कटरा में अगर एक छोटी सी जगह लेके गवर्नमेंट से अप्रूव करा के वहां पे एक रूम बना लोगे तो हमेशा तुम वहीं जाके रहना, तुम्हारा किराया बचेगा। पिंटू ने कहा सर आप बात तो सही कह रहे हो। अब पिंटू ने क्या किया, एक पर्सन है चिंटू, पिंटू ने चिंटू से बात की। चिंटू कहां कह रही, चिंटू फॉर एग्जांपल मान लो महाराष्ट्र का है, मान लो मुंबई का रहने वाला है, ये बिल्डर है, चिंटू रहने वाला है महाराष्ट्र का, मुंबई का, और ये पिंटू रहने वाला है हरियाणा का। अब पिंटू ने चिंटू से कहा कि यार तुम कटरा में मतलब JNK में तुम मेरा एक रूम बना देगा, उसने कहा बना दूंगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इन्होंने एक यहां पे घर बना दिया, एक कमरा बना दिया, एक रूम बना दिया जी कटरा के अंदर, और कटरा कहां पे आप सब जानते हो, JNK में। मेरे सवालों का जवाब दो जी, सर्विस देने वाला कौन है पहले बताओ, क्या ये दोनों इंडिया में हैं? हेलो, क्या ये दोनों इंडिया में हैं? बिल्कुल इंडिया में, हरियाणा भी इंडिया में है, महाराष्ट्र भी इंडिया में। अब अगर ये दोनों इंडिया में है, POS कहां निकलेगा जी, सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में निकलेगा। अब पहली बात तो ये बताओ, इमेजिन करके बताओ जी, इमेजिन करके बताओ सर्विस दी कहां जा रही है,
सर्विस दी कहां जा रही है सर? चिंटू ने क्या सर्विस पिंटू को हरियाणा में दी है? यार बच्चे मेरे बताओ ना, क्या चिंटू ने ये सर्विस पिंटू को हरियाणा में दी है? हरियाणा में कहां दी है? हरियाणा में तो पिंटू रहता है, और जो चिंटू ने सर्विस दी है वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं हमें देखने से ही लग रहा है कि सर्विस वो दी है जेएनके में। सर्विस वो दी है जेएनके में, सर्विस जेएनके में दी है ना। और मैंने क्या बोला? जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो अपने बोल दो कंजम्पशन कहां लग रही है? आपको अंदर से फीलिंग क्या आ रही है सर? अंदर से फीलिंग क्या आ रही है कि सर्विस कहां कंज्यूम हुई है? सर्विस का हरियाणा कंज्यूम हुई है? आंसर इज नो। सर्विस कंज्यूम कहां पे हुई है? कटरा में, जीएनके में। देखो गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, एक बार चेक करना। देखो जी, पहले केस में गवर्नमेंट कहना चाह रही है सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस इंक्लूडिंग एकोमोडेशन हो गया, होटल एकोमोडेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन की सर्विस हो गया, आर्किटेक्ट की सर्विस हो गया, मतलब आपकी बोट जो होती है ना, हाउस बोट होती है, उसकी सर्विस हो गया। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस जो होगी गवर्नमेंट का उसका पीयूएस निकल के आएगा, लोकेशन एट द विच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। मतलब जहां पे वो प्रॉपर्टी लोकेट करेगी ना, जहां वो प्रॉपर्टी लोकेट करेगी वो उसका पीयूएस निकल के आ जाएगा जी। अच्छा ये बात क्लियर हो गई? अब इधर सुना ध्यान से, इधर सुना ध्यान से। अब ये बात तो क्लियर हो गई भाई, चिंटू ने अगर घर जेएनके में बनाया तो लोकेशन जो बनेगी वो जेएनके बनेगी। आपने बोल दो, अब अगर लोकेशन जेएनके बनेगी, सप्लायर की लोकेशन महाराष्ट्र है? नहीं यार ये बात समझ में, सप्लायर कहां का है? महाराष्ट्र का है। और पीयूएस कहां पे है? जेएनके है, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। तो इस पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। बस ये बात ध्यान दो, इस तरह से आपका पीयूएस निकलेगा। अब एक बच्चा कहता है सर जैसे मान लो ये पिंटू जो है ना, अब पिंटू हर 2 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद मान लो दुबई जाता है, या 2 महीने 6 महीने के बाद दुबई जाता है, और इसने जो है ना, इसने अपना कमरा जो बनवाया, अपना रूम जो बनवाया, अपनी बिल्डिंग जो बनाई वो दुबई में बनवाई। भाई दुबई में इसने जगह ली और वहां पे अपनी बिल्डिंग बनाई, और बनवाई इसने चिंटू से ही, क्योंकि तभी सेक्शन 12 लगेगा जी। एक बच्चा कहता है सर इंडिया का रहने वाला क्या बाहर सर्विस दे सकता है? क्यों नहीं सर्विस दे सकता जी? आज क्या इंडिया के बिल्डर बाहर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करते? क्यों नहीं करते? बहुत सारे बिल्डर कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब सोच के बोला, अगर चिंटू भी दुबई का होता, एक बच्चा कहता है सर अगर दुबई से ही सर्विस ली होती, मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, अगर दुबई से ही सर्विस ली होती, फिर रिसीवर सर्विस देने वाला, सॉरी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देने वाला इंडिया से बाहर होता, उस केस में 12 एप्लीकेबल ही नहीं होता। मतलब पहले ये समझो कि 12 एप्लीकेबल कब होगा, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा अगर दोनों में से किसी की लोकेशन इंडिया से बाहर होगी, आपने कह दिया 12 लगेगा, वहीं काम गलत हो गया। मतलब 12 लगने की पहली कंडीशन ही ये है कि आप दोनों की लोकेशन जो है वो इंडिया में होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, चिंटू ने दुबई में घर बनाने की बात की। अब ये घर कटरा में नहीं बन रहा जी, अब ये घर बन रहा है दुबई। आपने बोल देना, अब अगर ये घर दुबई बन रहा है, बिल्डिंग कहां पे बनी? दुबई। एक्चुअल में कंज्यूम कहां पे सर्विस हुई? दुबई। और अगर मैं पीओएस दुबई बना दूंगा, आपने बोल देना अगर मैं पीओएस दुबई बना दूंगा। आंसर नहीं दे पा रहे यार बच्चे, मेरे बच्चे सीधे होके बैठो। अगर मैं पीओएस दुबई बना दूंगा तो सप्लायर की लोकेशन कहां है जी? एक मिनट रुको, मुझे ना खड़ा होना ही पड़ेगा, ऐसे आप मानोगे नहीं, और आप मेरी डांट खा के ही मानोगे, क्योंकि आपको आदत हो गई है 29-30 दिन से ना डांट खाने की। और बच्चे हो रहते हैं डांट खा के वो थोड़ा सा ना कि जब तक सर डांटे ना तो मजा नहीं आता। एक बात मुझे बताओ, क्या सप्लायर की लोकेशन, बच्चा कह रहा है सप्लायर की लोकेशन हरियाणा है, ये पिंटू जो है क्या सप्लायर है? सर पिंटू तो रिसीवर है, पिंटू तो सर्विस ले रहा है सर, पिंटू सर्विस देने वाला कौन है? चिंटू, महाराष्ट्र का। अब सोच के बोलना, सप्लायर की लोकेशन इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया से बाहर निकल के आ गया, सप्लायर की लोकेशन इंडिया में है, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर निकल के आ गया, तो भाई साहब क्या जीएसटी लेने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? सर क्या जीएसटी लेने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? यस या नो? यस जीएसटी लेने में। यहां पे आर्ग्यूमेंट क्या होगा जी, मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा, मेरा पीओएस इंडिया से बाहर आ रहा है। तो गवर्नमेंट को लगा भाई साहब ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है, ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट कह रही है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई तू भी इंडिया में और तू भी इंडिया में, और पीयूएस चला गया इंडिया से बाहर, ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया। और जब दोनों ही इंडिया में हैं, दोनों की गर्दन हमारे हाथ में है, तो भैया पीयूएस इंडिया से बाहर चला जाए ये हो नहीं सकता। अगला पॉइंट पढ़ लो जी, अगला पॉइंट। गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया जी, गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया। देखो गवर्नमेंट ने कमाल क्या किया, गवर्नमेंट कह रही है अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, अगर लोकेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी के आउटसाइड इंडिया है, तो फिर रिसीवर की लोकेशन जो होगी वो पीयूएस बन जाएगा जी। तो बात खत्म। और रिसीवर कहां पे रहने वाला है जी? दिल्ली का, क्योंकि सर्विस पिंटू ने ली है, तो सर्विस सॉरी हरियाणा का रहने वाला है, तो पीएस बनेगा हरियाणा, तो दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई, इस केस में आईजीएसटी लगेगा। सर ये तो गलत बात नहीं है, लग रहा है ना गलत बात है,
थोड़ा आप सोच के बताना, थोड़ा सा लग रहा है ना गलत बात है, मतलब लग रहा है, दिल को अजीब लग रहा है, दिल ना थोड़ा घबरा रहा है कि यार ये गलत बात क्यों कर दी, जब मेरी सर्विस कंज्यूम ही बाहर हुई थी तो फिर गवर्नमेंट ने यहां क्यों कह दी। मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा, मत करना आर्ग्यूमेंट सर। आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हारी सप्लाई को प्रोवाइड किया यही माना जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम ये नहीं देख सकते कि तुम दोनों इंडिया के हो, तुम्हारी बिल्डिंग इंडिया से बाहर बनी नो डाउट, तुम्हारा पीयूएस इंडिया से बाहर आना चाहिए, बट तुम्हारे इंडिया में होते हुए पीयूएस बाहर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब हमें जीएसटी लेना है, भाई साहब हमें जीएसटी लेना है, और अगर हमें जीएसटी लेना है तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पीयूएस इंडिया में लेके आना पड़ेगा, और अगर पीयूएस इंडिया में लेके आना पड़ेगा तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जहां रिसीवर की लोकेशन होगी वो पीयूएस निकल के आएगा। बस ये बात ध्यान दो जी, मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है कि अगर इंडिया से बाहर है उस केस में क्या हो गया जी, रिसीवर की लोकेशन। ये बात क्लियर हो गया जी। उसके बाद देखो जी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट। अब जैसे आप मुझे एक बात बताना चाहिए, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस अगर मोर देन वन स्टेट में है, जैसे मान लो मैंने अलग अलग जगह बिल्डिंग बनवाई, मैंने 3-4 जगह बिल्डिंग बनवाई थी। अब अगर मैंने 3-4 जगह बिल्डिंग बनवाई तो उस केस में मान लो बिल्डर ने लमसम पैसा लिया मुझसे, तो अगर लमसम पैसा लिया तो मैं कैसे बाइफरकेट करूंगा, तो गवर्नमेंट कहते हैं प्रपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, कितनी सर्विस कहां पे दी है उसके बेस पे आप वैल्यू निकालोगे, उसके बेस पे आप पीयूएस निकालोगे जी। तो देखो जी, जैसे आज रोड कंस्ट्रक्शन की सर्विस है, एक बात बताना जी, एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं हरियाणा से चंडीगढ़ जा रहा हूं, या हरियाणा से पंजाब जा रहा हूं, या हरियाणा से मान लो हरिद्वार जा रहा हूं। अब अगर हरियाणा से या मान लो दिल्ली से फॉर एग्जांपल मेरे को चंडीगढ़ जाना है, तो अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो बीच में हरियाणा आएगा जी। अगर आप यहाँ पे मतलब बॉर्डर पे देखोगे तो बीच में हरियाणा आएगा। अब क्या जहां हरियाणा का, सोच के बोला, क्या जहां दिल्ली का बॉर्डर होगा, क्या जहां दिल्ली की सड़क खत्म होगी, क्या वहां पे दीवार लगी हुई है कि नहीं नहीं निकलो यहां से, निकलो दिल्ली की सड़क खत्म हो गई, निकलो यहां से बाहर हो, कैसा है क्या आंसर इस नो सर, सड़क तो चलती जा रही है, सड़क तो चलती जा रही है। अब अगर मान लो कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन की सर्विस है या ब्रिज, आज एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े पुल बने हुए हैं, अब पुल जो है वो दिल्ली से हरियाणा कनेक्ट कर रहे हैं। अब अगर दिल्ली से हरियाणा कनेक्ट कर रहे हैं तो बिल्डर ने ये पुल बनाए होंगे ना, बिल्डर ने रोड बनाया होगा, और मेट्रो बनी हुई है, दिल्ली के अंदर भी है, यूपी के अंदर भी कनेक्टेड है। तो ये क्या है, एक स्टेट यूपी है, एक स्टेट हरियाणा है, उसने पैसा इकट्ठा चार्ज किया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, प्रपोर्शनेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बेस पे हम यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे और उसके बेस पे पीयूएस आएगा जी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच सच स्टेट इन प्रपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन द स्टेट, मतलब आपको बताना पड़ेगा कितनी वैल्यू है, और ऑलवेज आपको एग्जाम में दिया होगा जी, आप टेंशन मत लेना। एक बच्चा कहता है हम कैसे निकालेंगे, आपने नहीं निकालनी सर, ऑलवेज आपको एग्जाम में दिया होगा इतने इतने परसेंट इस स्टेट में है, तो उतने उतने परसेंट पीयूएस बांध के उतनी वैल्यू पर जीएसटी लगा दोगे, बात खत्म होती है जी, ठीक है नी। तो ये हमारा निकल गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो मुझे फटाफट से बताओ जी, पहली सर्विस हमारी खत्म हो गई जी, जल्दी बोलो, पहली सर्विस हमारी खत्म हो गई। फर्स्ट सर्विस क्या निकल के आ रही है कि अगर सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आंसर दो रही, अगर सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो पीयूएस क्या निकल के आएगा, जहां प्रॉपर्टी लोकेट करेगी, और अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर चली गई तो जहां रिसीवर की लोकेशन है, और अगर मोर देन वन लोकेशन पर, अगर मोर देन वन लोकेशन पर सर्विस दी जा रही है तो फिर प्रपोर्शनेट बेस पे वैल्यू निकाल के उसके बेस पे आपका पीयूएस आएगा। ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखो जी, अगला क्या है, अगला गवर्नमेंट कह रही है रेस्टोरेंट कैटरिंग की सर्विस है, पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस है, फिटनेस ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस है, हेल्थ की सर्विस। एक बात मुझे सोच के बताओ जी, एक बात मुझे सोच के बताओ, मान लो कैटरिंग की सर्विस है, एक बच्चा कह रहा है कि सर जब हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद क्या आप हमें कोई घुमाने लेके जाओगे। मैं कहा घुमाने बिल्कुल लेके जाऊंगा, बोलो कहाँ घूमने जाना है। तो एक बच्चा कहता सर हमें ना गोया घूमने जाना है। गोया मतलब वही गोवा। वो कहता सर फुकरे मूवी में गोया गोया बोलते हैं, तो मेरे को ना गोया घूमने जाना है। मैं कहा आपको गोया घूमने ले जाएंगे। मैं कहा और बताओ कहाँ जाना है। कहता बस वही गोया घूमने जाना है। तो गोया में ना सर एक फंक्शन कराओ। मैं दोनों, ध्यान रखना, मैं दो चीज़ें इकट्ठी कराऊंगा जी, मैं 2-3 सर्विस इकट्ठी कराऊंगा। बहुत ध्यान सुनना जी, बहुत ही ध्यान सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो बच्चा कहता गोया में ना एक फंक्शन कराओ, एक ना इवेंट ऑर्गेनाइज कराओ। और इवेंट ऑर्गेनाइज कराओ मतलब वहां पे भाई डांस के लिए बुलाया जाए, भाई झुमका गिरा रे चमेली के बाजार में झुमका गिरा रे, ऐसे करके वहां डांस बुलाया जाए और बड़ा मजा आए सर। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ठीक है जी करवा देते हैं। कहता हाँ सर ऐसा करो, एक तो इवेंट करवा लो वहाँ पे। मैं कहा फिर उसके लिए मुझे इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस लेनी पड़ेगी। मैं कहा उसके लिए मुझे इवेंट मैनेजमेंट मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज कराने वालों की सर्विस लेनी पड़ेगी।
आपने करी बिल्कुल लेनी पड़ेगी। अच्छा, फिर दूसरा वहाँ पे कैटरिंग सर्विस भी लेनी पड़ेगी। भाई खाना पीना होगा, सब कुछ करवाना, तो कैटरिंग की सर्विस भी लेनी पड़ेगी। बच्चे ने कहा बिल्कुल कैटरिंग की सर्विस भी लेनी पड़ेगी। अब सोच के बताना जी। फिर मैंने कहा देखो भाई, अब वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सच सवर के जाना पड़ेगा। मैं कैसा करते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस भी ले लेते हैं। भाई 7 दिन में रंग गोरा, भाई ऐसे कर करके ना वो अपना क्रीम लगा देगा और पूरा जबरदस्त तरीके से ना, मतलब मजा आ जाएगा। जब गोया घूमने जाएंगे ना, वहां पे एन कूल होके यो करेंगे, यो करके वहां पे एंजॉय करेंगे। तो बच्चा कह रहा है बात तो सही है सर, एंजॉय पूरा करेंगे। अब ध्यान सुना जी, एक तो कैटरिंग की सर्विस, एक कैटरिंग की सर्विस, एक ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस और एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस ली जा रही है जी। अब पहले तो ये चेक करो, अगर कैटरिंग की सर्विस ली जा रही है या ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली जा रही है, तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पीयूएस क्या बनना चाहिए जी? सप्लायर की लोकेशन बनना चाहिए, रिसीवर की लोकेशन बनना चाहिए, या जहां पे कैटरिंग की सर्विस दी जा रही है पीयूएस वहां बनना चाहिए? यार आंसर नहीं दे पा रहे आप थोड़ा खुद सोचो ना। मैं कह रहा हूं यहां मत देखो यार, यहां देखोगे ना फिर रटने वाला काम हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि आप ना रटो। नो डाउट ये रिवीजन क्लास है, मुझे पता है रिवीजन क्लास है, बट मैं कह रहा हूं रिवीजन क्लास में भी ऐसे रिवाइज करके जाओ कि ताकि कम से कम एग्जाम से पहले तक याद रहे। ठीक है जी? तो प्लीज अपने दिमाग से सोचो कि कैटरिंग की सर्विस का पीयूएस कहां बनना चाहिए भाई? सप्लायर, रिसीवर, या जहां कैटरिंग की सर्विस दी जा रही है, जहां कैटरिंग की सर्विस दी जा रही है, जहां ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस दी जा रही है। मान लो फिटनेस सेंटर है, फिटनेस का मतलब क्या हो गया? जिम हो गया जी। अब सोच के बोलना, अब अगर मैं जिम में जा रहा हूं तो जहां पे वो सर्विस दी जा रही है मेरे अकॉर्डिंग तो वो पीयूएस बनना चाहिए। आप चेक कर लो, देखो ये क्या लिखा है, रेस्टोरेंट सर्विस, कैटरिंग की सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस, फिटनेस सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस, हेल्थ सर्विस, लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म। मतलब जहां पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की जाएंगी, जहां ये सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की जाएंगी उस केस में पीओएस आपका वहां निकल के आएगा जी। तो ना तो सप्लायर और ना ही रिसीवर, जहां परफॉर्मेंस की जा रही है। मतलब अगर हम गोया में मेरे मुंह पे गोया बार बार आ रहा है, गोवा, अगर हम गोवा में घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे मान लो कैटरिंग की सर्विस ली है, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली है, तो उसके साथ पीयूएस जो होगा फिर वो गोवा निकल के आएगा जी। पीयूएस जो होगा फिर वो गोवा निकल के आएगा, बस ये बात ध्यान देना जी। उसके बाद देखो जी, उसके बाद यहां पे चेक करो जी। अब अगला देखो जी, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस का मतलब क्या है? एक बात मैंने सोच के बताओ। यार मेरी वाइफ जो है, आपको मैंने क्लास के अंदर पहले भी कई बार कहा है, वो बिग 4 के अंदर है, मतलब पीडब्ल्यूसी में है, मैनेजर की पोस्ट पे। तो अब वहाँ पे ना जैसे मतलब ये मतलब जैसे उनके भी सीनियर होते हैं, तो उन्होंने कई बार मेरी वीडियोस देखी जीएसटी की। एक्चुअल में मतलब सिंपल सी बात है सर, देखो कोई भी अगर काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं से उसका थोड़ा बहुत लिंक होता है। तो उन्होंने पूछा भाई आपके हस्बैंड जो है वो क्लासेस देते हैं, तो ऐसा करो एक ना ट्रेनिंग, जीएसटी की ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें बुला लो। भाई जीएसटी की ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें यहाँ पे बुला लो। मैं कह रही ठीक है, ट्रेनिंग के लिए मैं आ जाऊँगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैं ट्रेनिंग देने के लिए जा रहा हूँ जी। उन्होंने क्या बोला? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैं ट्रेनिंग देने के लिए जा रहा हूँ पीडब्ल्यूसी फर्म को। अब सोच के बोलना, क्या पीडब्ल्यूसी फर्म क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है सर, पीडब्ल्यूसी बिग 4 सीए फर्म जो है क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी नहीं होगी? मैं कह रहा हूँ 200% जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी। एक तो हो गया ये केस, और दूसरा ये हो गया जी परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा डांस इंडिया डांस हो गया जी, इंडियन आइडल हो गया, उसमें आपकी परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कहते हैं? 10 में से इतने नंबर, 10 में से ये नंबर। तो जो वहां पे जजेस बैठे होते हैं वो क्या सर्विस दे रहे हैं? परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की सर्विस दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट उसकी बात कर रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा? मैंने कहीं जाके जीएसटी का सेमिनार दिया, कहीं जाके मैंने किसी को ट्रेनिंग दी जी, ये तो हो गई ट्रेनिंग की सर्विस। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि परफॉर्मेंस चेक करना, उसके बेस पे नंबर देना। आज जितने भी शोज चल रहे हैं, डांस इंडिया डांस हो गया, इंडियन आइडल हो गया, मतलब डांस के दीवाने हो गया, पता नहीं कौन कौन से शोज चल रहे हैं। अब जो भी ये शोज चल रहे हैं उसमें क्या होते हैं? जजेस सामने बैठे होते हैं, जजेस सामने बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं? परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, फिर क्या बोलते हैं? 10 में से 8 नंबर, 10 में से 5 नंबर। तो गवर्नमेंट कह रहे परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो सर्विस है उसका पीओएस क्या निकल के आएगा वो बताने जा रहे हैं। देखो जी, अगर ये सर्विस B2B को दी जा रही है जी, अगर ये सर्विस B2B को दी जा रही है, मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, तो अपने आप बोल दो जी। मैंने क्या बोला? B2B वाले केस में क्या लोगे? आंसर देना चाहिए चैट बॉक्स में तुरंत आपको। B2B वाले केस में क्या लोगे? लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। और अगर B2C दी जा रही है तो भैया सिंपल सी बात है, फिर जहां परफॉर्मेंस दी जाएगी, मतलब जहां वो परफॉर्म किया जाएगा। आपने बोल दो रही जजेस सर्विस दे रहे हैं, जजेस अगर सर्विस दे रहे हैं, मान लो जजेस रहने वाले हैं दिल्ली के,
जजेस रहने वाले हैं दिल्ली के, जिनको सर्विस दी जा रही है वो रहने वाले हैं पंजाब के, बट जो परफॉर्मेंस हो रही है वो मुंबई में हो रही है, तो पीयूएस क्या निकल के आएगा? मुंबई, अगर सामने वाली पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। बट अगर सामने वाली पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, फिर उसकी जो लोकेशन होगी ना वो पीयूएस निकल के आएगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो सिंपल सा है, बताओ, सिंपल सा केस निकल के आ रहा है कि भैया ये वाली ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस B2B वाले केस में उसकी लोकेशन, B2C वाले केस में क्या बनेगा? जहां पे वो परफॉर्मेंस दी जाएगी। अगला फिर आ रहा है जी, एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। इसका मतलब क्या है? एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, मान लो जी, अब जैसे बच्चे ने कहा कि सर यहाँ पे ना, मतलब आपको पता है यहाँ पे ना हनी सिंह का इवेंट हो रहा है। तो मैं कहा हनी सिंह का इवेंट कहाँ हो रहा है? कह रहा सर ये रामलीला मैदान, तो रामलीला मैदान जो है ना दिल्ली में, यहाँ पे ना हनी सिंह आ रहा है, वो गाना गाएगा, बहुत सारे गाना गाएगा, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट ते नी मेरे नेरे टाउन दे, और गाना था ना पता नहीं कौन सा, और फिर पार्टी होगी बहुत भयंकर, पार्टी के गजब नजारे, दिक्कत है बस एक बात की, गाँव में है कई ताऊ कवारे, मतलब ऐसे ऐसे वो गाने गाएगा। तो सर वो इवेंट देखने चले? तो मैं कहा इवेंट की तो भाई टिकट भी होगी। मैं कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं। कह रहा सर 500-600 रुपये टिकट है, 1000 रुपये की टिकट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान सुनना जी, एक इवेंट हो रहा है, उसके एडमिशन के लिए एक ऑब्वियस बात है टिकट लेनी पड़ेगी। और दूसरा कह रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क में मान लो आप बॉलिंग करने के लिए जा रहे हो जी। अब बॉलिंग जो है वो अम्यूजमेंट के अंदर कवर होती है। आपको मैंने पहले भी कहा था एंटरटेनमेंट अलग होती है, अम्यूजमेंट अलग होती है। तो अब गवर्नमेंट कहना चाह रही है एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, इस सर्विस का पीओटी जो निकल के आएगा जहां पे वो इवेंट हो रहा होगा। देखो जी, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और द अदर प्लेस इज लोकेटेड, मतलब जहां पे पार्क लोकेटेड होगा, जहां पे इवेंट हो रहा होगा, मतलब रामलीला मैदान में इवेंट हो रहा है, तो वो लोकेशन जो होगी इस सर्विस का पीयूएस वो बनेगा। बस ये बात ध्यान देना जी। दिल पे हाथ रख के बताना जी, दिल पे हाथ रखो दिल पे हाथ रखो। कई बच्चों को तो दिल नहीं पता, कह रहे देख रहे हैं दिल कहाँ है, दिल नालायक को इधर होता है जहाँ इस साइड तो दिल। दिल पे हाथ रख के बताओ क्या चैप्टर मुश्किल है सर? अगर ये मुश्किल है ना, मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये मुश्किल है फिर तो एग्जामिनर ही साथ बैठेगा और वो बताएगा कि बेटे 1 मिनट ऐसा कर, यहाँ पे ना ये लोकेशन लिख ले, यहाँ ये लोकेशन लिख ले, ये तेरे आंसर हो गए, मैंने करवा दिए, चल तू घर चला जा। फिर तो ये काम होगा सर। तो देखो सर, अगर मैं चाहूं तो 10 मिनट में चैप्टर खत्म होता है, सीधा बोल दूं ये पीयूएस है, ये पीयूएस है, ये पीयूएस है। मैं चाह रहा हूं कि आप खुद सोचो, और मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि ये चैप्टर किस बेस पे बना हुआ है। अब बाकी सर इसके कई सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। मैंने कहा जब हम एमसीक्यूज करेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फिर कहूंगा कि देखो याद करो, ये हमने पीयूएस का प्रोविजन पढ़ा था, उसके बेस पे एग्जांपल बना हुआ है। तो अभी तो सबसे मेन काम क्या है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि किस केस में कौन सा पीयूएस निकल के आएगा, क्योंकि अगर यही नहीं पता हम क्वेश्चन क्या सोल्व करेंगे। अगर मुझे यही नहीं पता, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, बच्चा कह रहा है पीयूएस कहां निकलेगा, बच्चों को यही नहीं पता। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बच्चों को यही नहीं पता। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि भाई यहाँ पे ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल, बच्चों को यही नहीं पता। तो अगर यही नहीं पता पीयूएस कहां निकल के आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हो सकता। तो देखो यहाँ पे एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क में कहां पे, जहां पे इवेंट हो रहा है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, मैंने क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग की सर्विस, मैंने क्या बोला कि इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है जी, इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, उसकी अगर सर्विस है। आपने एक मूवी देखी होगी बैंड बाजा बारात, आपने एक मूवी देखी होगी बैंड बाजा बारात, उसमें वो थे ना रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा, मेरे को पता नहीं है वैसे, मेरे ख्याल से रणवीर और अनुष्का थे उसमें। बिट्टू पाजी, उनका नाम था बिट्टू पाजी और श्रुति कक्कड़, उनका नाम था बिट्टू पाजी और श्रुति कक्कड़। वो क्या करते थे, इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस देते थे। उस सर्विस की बात कर रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होंगे, जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया होगा, उन्होंने जो सर्विस दी है उसका पीयूएस क्या निकल के आएगा। अब एक बात मैंने सोच के बोलना जी, वीडी स्टडी हब, मान लो वीडी स्टडी हब जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वीडी स्टडी हब जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन मान लो उसका दिल्ली में है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। और मैंने बिट्टू पाजी को कॉल किया, मैंने कहा बिट्टू पाजी अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है यार, अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है चंडीगढ़। मैं कहा चंडीगढ़ अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है भाई, झुमका गिरवाना है वहाँ पे। तो बच्चे अपना कह रहे जी एग्जाम निकल गए जी अपना, सर क्लियर हो गया एग्जाम भाई, बच्चे ने मैं कमिटमेंट की सी भाई पार्टी दूंगा मैं उन्होंने। तो बिट्टू पाजी कहते कोई नहीं जी इवेंट ऑर्गेनाइज करवा देंगे, बोलो जी भाई इतने पैसे लगेंगे। अब प्लीज़ ध्यान सुनना जी, बिट्टू पाजी जो सर्विस देने वाले हैं वो रहने वाले हैं गुजरात के, मान लेते हैं। सर्विस लेने वाला वीडी स्टडी हब एक रजिस्टर्ड पार्टी है। अब अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है,
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर सर्विस दी जा रही है इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस दी जा रही है B2B, तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर B2C है तो जहां पे इवेंट होगा, फिर जहां इवेंट होगा वो POS बनेगा। और अगर इवेंट एक से ज्यादा लोकेशन पे हो रहा है, सॉरी, अगर इवेंट इंडिया से बाहर हो रहा है, अगर इवेंट इंडिया से बाहर हो रहा है, गोया, याद करो मैंने कहा था गोया, अब अगर इवेंट गोवा में हो रहा है उस केस में फिर रिसीवर की लोकेशन, सिंपल सी बात ध्यान दो जी, अगर सप्लायर भी इंडिया का, रिसीवर भी इंडिया का, और अगर इवेंट इंडिया से बाहर ऑर्गेनाइज हो रहा है, अगर इवेंट इंडिया से बाहर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो फिर लोकेशन जो होगी वो रिसीवर की लोकेशन बनेगी। और अगर इवेंट मोर देन वन लोकेशन पे हो रहा है, मान लो मैंने 5-6 जगह पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दिया, फिर जितनी जितनी उसकी वैल्यू होगी, वैल्यू के बेस पे प्रोपोर्शनेट करेंगे, उस बेस पे आपका GST निकल के आएगा जी। क्लियर हो गया? तो मुझे अभी तक बताओ, पहले आगे छोड़ो जी, अभी तक क्या निकल के आ गया जल्दी, अभी तक बताओ जी। पहला केस, सबसे पहला केस सेक्शन हमने स्टार्ट कौन सा किया? चैट बॉक्स भर दो रही, चैट बॉक्स भर दो। हमने सेक्शन स्टार्ट कौन सा किया रही? सेक्शन नंबर 12 कब लगेगा जी? पहले तो 12 कब लगेगा? 12 तब लगेगा अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसीवर अगर दोनों इंडिया में होंगे, उस केस में क्या लगेगा जी? ये वाला सेक्शन नंबर 12 लगेगा। अगर दोनों में से किसी की लोकेशन इंडिया से बाहर होगी, उस केस में 12 एप्लीकेबल नहीं होगा, 13 एप्लीकेबल होगा। अब 12 में टोटल मिला के 13 केस हैं, 12 केस अलग है, एक केस अलग है। 12 केस स्पेशल है, एक केस जनरल है। पहले हम गए जनरल के पास, जनरल ने बोला अगर B2B है तो उसकी लोकेशन, अगर B2C है, रिसीवर जहां, बोलो 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 बोलो, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां, ये हमारा स्पेशल केस, नॉर्मल केस आ गया। हम स्पेशल केस के पास गए, वन बाय वन हमने स्टार्ट किया। सबसे पहला सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जहां प्रॉपर्टी लोकेट करेगी वो POS आएगा। अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर लोकेट करेगी तो रिसीवर की लोकेशन, और अगर प्रॉपर्टी मोर देन वन लोकेशन पे सर्विस दी जाएगी तो जहां उनकी स्टेट की प्रोपोर्शनेट वैल्यू होगी उसके बेस पे आपका POT निकाल देंगे, सॉरी POS निकाल देंगे। ये पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड आ रहा है कि अगर कोई सर्विस है, रेस्टोरेंट हो गया, कैटरिंग की सर्विस हो गया, पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गया, तो जहां पे वो सर्विस दी जाएगी, जहां पे वो सर्विस एक्चुअली हेल्ड की जाएगी, वो जो होगा इसका POS निकल के आएगा। अगर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस दी जा रही है तो B2B वाले केस में उसकी लोकेशन, और B2C वाले केस में लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की गई है वो उसका लोकेशन होगा जी। अब आपके मन में ना ये डाउट आ रहा होगा, पता क्या डाउट आ रहा होगा? ये डाउट आ रहा होगा कि सर इस वाले केस में B2B है, B2C है, बट इस वाले केस में B2B है ही नहीं, रेस्टोरेंट वाले केस में B2B और B2C है ही नहीं, इसमें तो हर केस में सेम है। यस, ऐसा क्यों है? नॉर्मली B2B वाला केस प्रैक्टिकली यहां पे होता भी है तो उसका फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन चीजों का ITC सेक्शन 17(5) में ब्लॉक है। याद करो 17(5) में रेस्टोरेंट हो गया, कैटरिंग की सर्विस हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गया, फिटनेस की सर्विस हो गया, 17(5) ब्लॉक है। और जब ITC ही ब्लॉक है तो गवर्नमेंट कह रही है B2B का हम क्या करेंगे? क्योंकि B2B वाला केस हम नॉर्मली वही बनाते हैं जहां पे वो ITC क्लेम कर सकता है, और B2B वाले केस बनाने का रीजन ही क्या था? उसको ITC लेने में दिक्कत ना आए। तो जब वो अगले वाली पार्टी ITC ले ही नहीं पाएगी तो B2B या B2C हो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो इसका लॉजिक ये है मेनली, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसका लॉजिक मेनली है कि वहां पे ITC आपको नॉर्मली नहीं मिलता। तो बस ये बात ध्यान देना जी, कि आपको सिर्फ ये बात ध्यान देनी है कि यहां पे इस वाले केस में B2, अब अगर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, इस केस में B2B और B2C की बात नहीं है। इसका भी नॉर्मली आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, और जब आप नॉर्मली ITC क्लेम नहीं कर सकते तो B2B और B2C का केस है ही नहीं। अगले केस में देखो जी, अगले केस में B2B B2C है। बच्चा कह रहा है सर याद कैसे करेंगे? ये तो फिर हम कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको याद करना ही नहीं है सर, ये बातें नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान देनी होती हैं। एग्जाम में नॉर्मली जब भी क्वेश्चन बनता है वो B2B वाला केस देगा ही वहां जहां पे वो क्वेश्चन, मतलब जहां पे प्रोविजन में दिया होगा। कभी एग्जामिनर इतना कंफ्यूज नहीं करेगा कि जहां B2B नहीं है वहां B2B दे दे जी। तो ऐसे रटने मत बैठ जाना कि अच्छा इसमें B2B है, इसमें B2B है, नहीं। आपने बस एक बार रीड करना है जी। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा वो B2B वाला केस नॉर्मली देगा ही तब जब प्रोविजन में B2B वाला केस दिया होगा जी। तो घबराने की बात नहीं है, जहां B2B वाला केस होगा वहां उसकी लोकेशन बनेगा, जहां B2C वाला केस होगा उस केस में आपको देखना पड़ेगा POS क्या निकल के आएगा। उसके बाद देखो जी, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस हो गया, मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस हो गया। अगर B2B वाला केस है तो उसकी लोकेशन, B2C वाले केस में जहां इवेंट होगा, और अगर इवेंट इंडिया से बाहर होगा तो रिसीवर की लोकेशन, और अगर इवेंट मोर देन वन लोकेशन पे होगा फिर हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट करेंगे जी। अगला पॉइंट देखो जी, अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल्स और कोरियर। मतलब जी अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है जी, अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है मेल और कोरियर को छोड़ के, अब सोच के बोलना जी,
अगर मेल और सॉरी इंक्लूडिंग मेल एंड कोरियर, अब अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी जा रही है तो गवर्नमेंट ने कहा जी अगर B2B दी जा रही है, फिर लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर B2C है, ध्यान से पढ़ना, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। हैंडेड ओवर का मतलब क्या होता है, दैट इज लोडिंग पॉइंट या पिकअप पॉइंट, मतलब जो उसका पिकअप पॉइंट होगा, जो उसका लोडिंग पॉइंट होगा, वो जो लोकेशन होगी वो पीओएस निकल के आएगा, डेस्टिनेशन नहीं। यहां पे डेस्टिनेशन नहीं है, जब मैं सेक्शन 13 के पास आऊंगा वहां पे डेस्टिनेशन है, क्योंकि ना कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर गुड्स वाले केस में तो डेस्टिनेशन नहीं होता। यस होता है, बट वो सेक्शन 13 में होता है। तो सेक्शन 13 जब पढ़ेंगे वहां पे, मतलब जहां पे सप्लायर या रिसीवर दोनों में से कोई एक पार्टी अगर इंडिया से बाहर होगी, उस केस में गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन का जो पीओएस होगा वो निकल के आएगा डेस्टिनेशन जी। बट यहां पे जहां दोनों इंडिया के हैं, गवर्नमेंट कह रहे उस केस में जहां लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर मींस जहां पे वो लोड किए जा रहे हैं, जो उसका पिकअप पॉइंट होगा वो उसका पीओएस निकल के आएगा जी, ठीक है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया से बाहर की जा रही है, अगर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया से बाहर करवानी है, फिर पीओएस क्या बन जाएगा जी, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। B2C वाले केस में बस ये बात ध्यान देना। ऑब्वियस सी बात है सर, एक बार सोच के बताओ, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्लेस इंडिया से बाहर चला गया तो फिर क्या हो गया, पीओएस इंडिया से बाहर गया। और मैंने क्या बोला, अगर सप्लायर इंडिया में है और रिसीवर इंडिया में है, अगर पीओएस इंडिया से बाहर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो सिंपल सी बात है, अगर पीओएस इंडिया से बाहर गया उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, फिर जहां रिसीवर की लोकेशन होगी ना वो पीओएस निकल के आएगा, बस ये बात ध्यान दो जी। तो चेक करो जी, सॉरी डेस्टिनेशन। और ये डेस्टिनेशन क्यों किया, उसका रीजन साफ साफ क्लियर है जी। अगर सामान इंडिया से बाहर जा रहा है, उस केस में सोच के बोलना, अगर सामान वो इंडिया से बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट वाला केस होगा। एक्सपोर्ट वाले केस में गवर्नमेंट जीएसटी लेना नहीं चाहती, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, डेस्टिनेशन जी, ठीक है जी। उसके बाद जी पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, बताओ जी चैट बॉक्स के अंदर, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में पीओएस क्या निकल के आएगा, बोलो जल्दी। पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में पीओएस क्या निकल के आएगा। अगर सर्विस दी जा रही है B2B, अपने बोल दो तो याद हो गया होगा, अगर B2B वाला केस है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर B2C वाला केस है तो जहां पे इम्बार्क का मतलब क्या होता है, बोर्डिंग पॉइंट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इम्बार्क का मतलब क्या होगा, बोर्डिंग पॉइंट जी, मतलब जहां से वो आपने, मतलब जहां से आप चढ़े हो, जहां आपका बोर्डिंग पॉइंट है वो जो होगा। मैं ये नहीं कह रहा जहां से कन्वेंस चला जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जहां से कन्वेंस चलना स्टार्ट हुआ वो लोकेशन नहीं कह रहा, जहां से आप बोर्ड हुए। जैसे मान लो दिल्ली से फ्लाइट चली फॉर एग्जांपल जयपुर के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली है, बट अगर मैंने बोर्डिंग कहीं बीच में ली तो पीओएस जो होगा वो बीच की लोकेशन होगी जी। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ठीक है जी। उसके बाद जी सर्विस ऑन बोर्ड ऑफ ए कन्वेंस। अब ये सर्विस ऑन बोर्ड ए कन्वेंस का मतलब क्या होता है जी, सर्विस ऑन बोर्ड ए कन्वेंस का मतलब क्या होता है, याद करो, रास्ते में खाना पीना मिलता है जी। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, सैंडविच मिलते हैं, कई बार चिप्स मिलते हैं, कुरकुरे मिलते हैं, पैटीज मिलती है, रास्ते में खाना पीना मिलता है। तो जो भी रास्ते में खाना पीना मिल रहा है उसकी जो आपको सर्विस मिल रही है उसका पीओएस क्या निकल के आएगा, देखो ये लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, मतलब यहां पे आएगा स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वो कन्वेंस स्टार्ट हुआ था। तो पैसेंजर, और इसमें एक बात ध्यान देना, अगर पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है, पहले तो चैट बॉक्स में चैटिंग बंद कर दो जी। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये समझ नहीं आया, अब समझ में कैसे आएगा, पहले अगर थोड़ा बहुत सही ढंग से पढ़ाओ। मैंने तब भी कहा था कि जब भी आप यहाँ पढ़ने के लिए आओ सर एक बार घर से रिवीजन करके आओ। और सर मैं यहाँ समझाने नहीं आया, मैं तो रिवाइज करवाने के लिए, अगर मैं समझाने के लिए बैठ गया तो इस चैप्टर पे ही मेरे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, सेक्शन 12 के ऊपर ही। तो मेन तो हमें रिवाइज करना है कि जो हमने पहले पढ़ा था वो रिकॉल हो जाए। बाकी फिर भी जो भी डाउट है एक बार अपने डाउट नोट कर लो जी, साइड में नोट करते रहो कि हाँ भाई ये वाला डाउट मेरे, उसको साइड में लिख लो, चैट बॉक्स के अंदर मत लिखो जी, ठीक है। और फिर जब ये खत्म हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। उस डाउट्स को मैं देख लूंगा, बाकी दूसरे बच्चे रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो फिर मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। बट अभी चैट बॉक्स में अगर आप डाउट डालोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब पैसेंजर और ऑन बोर्ड में फर्क कह रही, पैसेंजर वाले केस में क्या निकल के आ रहा है, दोबारा बोलो जी। पैसेंजर वाले केस में क्या निकल के आ रहा है कि जहां से वो बोर्डिंग पॉइंट होगा, और ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस, ऑन बोर्ड कन्वेंस का मतलब, मैं दोबारा बोल दूं, ऑन बोर्ड कन्वेंस का मतलब ये है कि जहां पे आपको खाना पीने की सर्विस मिल रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो लोकेशन जो होगी वो पीओएस निकल के आएगा जी। उसके बाद देखो जी, बैंकिंग एंड अदर इंश्योरेंस सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। अब बैंकिंग सर्विस होती है जी, अदर फाइनेंशियल सर्विस होती है। अब आज बैंक वाले कई सर्विस देते हैं जी, फाइनेंशियल मतलब अदर फाइनेंशियल सर्विस, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस हो गया। अब एक बात मैंने सोच के बोलना जी, अगर बैंकिंग सर्विस है,
और बैंक हमें कई तरह की सर्विस देता है, उसका पीओएस क्या निकल के आएगा? तो गवर्नमेंट कह रही है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, मतलब बैंक के रिकॉर्ड में जो आपकी लोकेशन होगी वो बन जाएगा जी इसका पीओएस। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इफ द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट अवेलेबल, ये कब होगा जी? आज एक बात बताओ, क्या बैंक जो सर्विस देता है क्या वो सिर्फ सर्विस अपने अकाउंट होल्डर को देता है या नॉन अकाउंट होल्डर को भी देता है? एक बात बताना, मुझे ड्राफ्ट बनवाना है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मुझे ड्राफ्ट बनवाना है। अब अगर मुझे ड्राफ्ट बनवाना है तो ऐसा है क्या, मतलब जिस बैंक में मेरा अकाउंट होगा वहीं ड्राफ्ट बनेगा? आंसर इज नो, मैं किसी बैंक के पास जाके ड्राफ्ट बनवा सकता हूं। अब अगर किसी बैंक के पास जाके मैं ड्राफ्ट बनवा सकता हूं तो बैंक के रिकॉर्ड में मेरा नाम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं अकाउंट होल्डर नहीं हूं। उस केस में गवर्नमेंट कह रही है कि अगर रिसीवर की लोकेशन अवेलेबल नहीं होगी फिर सप्लायर की लोकेशन, एक तरह से वही जनरल रूल, एक तरह से क्या हो गया जनरल, कि रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी, ठीक है। उसके बाद देखो जी इंश्योरेंस सर्विस जी, इंश्योरेंस सर्विस में गवर्नमेंट कह रही है लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, अगर B2B दी जा रही है, और अगर B2C है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। और मैं दोबारा यहां पे बोल दूं, अगर रिसीवर की लोकेशन नहीं है फिर जो सप्लायर की लोकेशन जो होगी ना वही यहां पे पीओएस बन जाएगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो सिंपल से एक बात ध्यान दो जी, अगर इंश्योरेंस की सर्विस है और अगर B2B वाला केस होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर इंश्योरेंस की सर्विस है B2B वाला केस है फिर तो उसकी लोकेशन, और अगर B2C वाला केस होगा फिर रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, ये हमारा केस निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 11 है एडवर्टीजमेंट की सर्विस टू द गवर्नमेंट। अब एडवर्टीजमेंट की सर्विस गवर्नमेंट को दी जा रही है। आपने कई बार देखा है जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, याद करो जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उस केस में सर गवर्नमेंट के कितने सारे एडवर्टीजमेंट के बोर्ड लग जाते हैं, आपने कभी देखा हो? अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड लगे होते हैं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ये सरकार, अब की बार वो सरकार। अब देखो जगह जगह बोर्ड लगते हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। अब जो एडवर्टीजमेंट की सर्विस गवर्नमेंट को दी जा रही है तो गवर्नमेंट कह रही है वो जितनी स्टेट में दी जा रही है उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल लो कि हर स्टेट में कितनी सर्विस दी गई है, उसके बेस पे आप वैल्यू निकाल लो जी। तो देखो यहां पे वही दिया हुआ है, ईच ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्ट डिस्प्ले रन, मतलब जहां वो दी गई है, और अगर प्रोपोर्शनेट वैल्यू इन सच केस मल्टी, जहां अगर मल्टीपल स्टेट में है तो फिर अलग अलग प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल के आपका पीओएस आ जाएगा जी। तो ये हमारी 11 सर्विस हो चुकी हैं। अब एक लास्ट सर्विस है दैट इज टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ये काफ़ी लंबी चौड़ी है जी, इसमें थोड़ा सा आपको लर्न करके चलना पड़ेगा जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको याद करके चलना पड़ेगा कि टेलीकम्युनिकेशन वाले केस में क्या होगा। एक बार चेक करना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर सर्विस इन्वॉल्व है फिक्स लाइन लीज एंड इंटरनेट लीज सर्किट डिश एंटीना एटसेट्रा लोकेशन ऑफ सच फिक्स इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या? आपने देखा होगा वाईफाई या जो ऊपर डिश टीवी लगता है, आपने कब देखा हो डिश एंटीना लगता है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जो जा रही है सर्विस इन्वॉल्विंग फिक्स लाइन, मतलब जहां पे फिक्स लाइन इन्वॉल्व है, जहां पे एंटीना इन्वॉल्व है, अगर वो सर्विस दी जा रही है ना तो जहां पे वो एंटीना होगा उसकी जो लोकेशन होगी वो पीओएस निकल के आएगा। मतलब पहले केस में तो ये आ गया जी, ये पुराने जमाने की बात कर रहे हैं सर, आज तो एंटीना बहुत कम हो गया। आपने देखा होगा आज एंटीना, पहले एक जमाने में आपको शायद पता हो लैंडलाइन फोन चलते थे, अब पता नहीं, अब तो बहुतों के घरों में लैंडलाइन फोन है ही नहीं सर, आज तो मोबाइल आ गए ना। और पहले लैंडलाइन फोन पता कौन से चलते थे? ऐसे करने वाले, आपने अगर कभी देखा हो इस तरह से, मतलब ऐसे करके नंबर मिलाते थे, ये करके आपने अगर कभी देखा हो, तो उसको नॉर्मली बोलते थे फिक्स लाइन। आज फिक्स लाइन में क्या कवर हो गया? आज नॉर्मली कवर हो गया वाईफाई। आज नॉर्मली क्या कवर हो गया? वाईफाई कवर हो गया। तो उसकी गवर्नमेंट कह रही है कि अगर वो सर्विस दी जा रही है तो जहां पे वो फिक्स इक्विपमेंट की लोकेशन होगी वो उसका पीएस बन जाएगा। फिर अगला जी पोस्टपेड मोबाइल इंटरनेट सर्विस। अब अगर मोबाइल इंटरनेट की सर्विस पोस्टपेड सर्विस दी जा रही है, अब एक बात बताओ जी, आप में से कई लोगों के पास पोस्टपेड कनेक्शन होगा, आप में से कई लोगों के पास पोस्टपेड कनेक्शन होगा। तो अगर पोस्टपेड कनेक्शन है उस केस में देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब जो उनके रिकॉर्ड में आपका एड्रेस होगा वो लोकेशन पीओएस बनेगी। अगर आपका एड्रेस अवेलेबल नहीं है फिर सप्लायर की लोकेशन, वही सेम बात, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां। तो पहले मैंने क्या बोला, अगर फिक्स लाइन है तो जहां वो इक्विपमेंट है,
अगर पोस्टपेड कनेक्शन की सर्विस है तो रिसीवर की लोकेशन, अगर रिसीवर की लोकेशन मतलब अगर रिसीवर का एड्रेस उनके रिकॉर्ड में नहीं है फिर वो सप्लायर की लोकेशन। उसके बाद देखो जी, अगर प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर किसके थ्रू, अगर दो चीजें होती हैं, एक तो थ्रू सेलिंग एजेंट या आप डायरेक्टली बेच रहे हो बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर। इसका मतलब क्या है, एक बात बताओ जी, अरे वोडाफोन है, आपने देखा होगा वोडाफोन के जगह जगह ना वोडाफोन आइडिया मिनी स्टोर बने हुए हैं, अगर आपने कभी देखा हो। और एयरटेल के जगह जगह मिनी स्टोर बने हुए हैं, इनको बोलते हैं सेलिंग एजेंट, ये सेलिंग एजेंट है। तो अगर आपने कोई भी सिम, आपने कोई कनेक्शन इन एजेंट के थ्रू लिया फिर पीओएस क्या होगा। या अगर मान लो वोडाफोन ने डायरेक्टली ही लास्ट कंज्यूमर को भेज दिया, मतलब आपने एजेंट के थ्रू नहीं, आपने डायरेक्टली वोडाफोन की जो मेन हेड ऑफिस है आपने वहीं से अगर कुछ लिया, एजेंट के थ्रू नहीं डायरेक्टली वहीं से लिया, उस केस में क्या होगा देखो जी, अगर थ्रू सेलिंग एजेंट रीसेलर के थ्रू है तो एड्रेस ऑफ सच सेलिंग एजेंट, उस सेलिंग एजेंट का जो एड्रेस होगा वो बन जाएगा इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव और प्लेस ऑफ सेल ऑफ वाउचर, मतलब फिर जहां वाउचर सेल किए जाएंगे या जहां पे पेमेंट रिसीव की जाएगी वो लोकेशन जो होगी वो पीओएस बन जाएगा जी। उसके बाद जी, व्हेन पेमेंट मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, एक बच्चा कहता है सर मैंने नेट का रिचार्ज करवाया ऑनलाइन, एक बच्चा कहता है आज हम रिचार्ज करवाते हैं ऑनलाइन रिचार्ज करवाते हैं। अब सर अगर हमने ऑनलाइन रिचार्ज करवाया, प्लीज बातचीत नहीं यार, ये कई बच्चे झपकियां ले रहे हैं ना क्लास के बीच में, ये वही बच्चे हैं, ये वही बड़े झपके ले रहे हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई ये चैप्टर हमारे बस का तो है नहीं, हम तो 1-2 नंबर गवा के आएंगे, और उनको ये नहीं पता 1-2 नंबर की वैल्यू क्या होती है। मैं इतनी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1.5 घंटा सुनना है सर, बस सिर्फ सुन भी लोगे ना तो भी कुछ दिमाग में जरूर जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर 50% भी दिमाग में गया आज की क्लास हमारी सफल हो जाएगी। सर 100% नहीं जा सकता। देखो जिस बच्चे ने पहले पूरा पढ़ा हुआ है उसके दिमाग में 80-90% जाएगा, जिसने पहले पढ़ा ही नहीं हुआ ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, फिर अगर 50% भी गया तो भी बहुत बड़ी बात है। फिर सर 50 कैसे जाएगा, जब दोबारा से रिवीजन करोगे, जब दोबारा रिवीजन करोगे क्लास खत्म होने के बाद दोबारा पीछे करके सुनोगे फिर 80% होगा, फिर तीसरी बार रिवीजन करोगे फिर कहीं जाके पूरा समझ में आएगा। अगर आप ये सोचो कि मैं डायरेक्टली रिवीजन क्लास देके आज ही समझ लूं, सर वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो मैं रिवीजन करवा रहा हूं, अगर मैं एक एक पॉइंट पे टाइम लगाता फिर बात अलग थी, ठीक है नहीं। तो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, व्हेन पेमेंट मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर आपने पेमेंट किया ऑनलाइन मोड से पेमेंट किया तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, मतलब सप्लायर के रिकॉर्ड में रिसिपिएंट की जो लोकेशन होगी वो, और अदर केस में अगर रिसीवर की लोकेशन नहीं है फिर अपने आप बता दो क्या बन जाएगा, सप्लायर की लोकेशन, मतलब रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, फिर सप्लायर जहां सर्विस वहां, ये सेम बात निकल के आ रही है। और अगर अलग अलग जगह इंस्टॉल की गई है, मान लो आज नेट है, वाईफाई है, मान लो आज ये डिश टीवी की सर्विस है, अगर अलग अलग स्टेट में लोकेट की गई है तो उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल के उसके बेस पे आप वैल्यू निकाल लोगे जी। तो ये बातें आपकी सेक्शन 12 के अंदर आती हैं जी। बच्चा कह रहा है सर 2 मिनट रुको, पानी पीने दो सर, और ना सर अभी ना 12 खत्म मत करना, मैं खत्म नहीं कर रहा सर, अब 5 मिनट मेरी पूरी फैमिली आंखें बंद करके सारे एक साथ मिलकर रिवीजन करेंगे सेक्शन 12 की, फिर हम 13 के ऊपर आएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर 13 ना अभी मत कराओ, 13 रात, नहीं 13 सेम है सर, सेक्शन 13 ऑलमोस्ट सेम है, 1-2 पॉइंट को छोड़ के बाकी सेक्शन 13 बिल्कुल सेम है जी। जो आपने यहां पे किया ना वही सेम 13 है, सिर्फ 1-2 पॉइंट अलग हैं, बाकी सब कुछ सेम है। हो गया जी, पानी पी लिया, स्टार्ट करें, पक्का लो जी। अब मुझे फटाफट से बताओ जी, इतना बताओ, सिर्फ 5 मिनट हमें रिवीजन करनी है अच्छे से, सिर्फ 5 मिनट, मेरी फैमिली का हर बच्चा रिवीजन करा दे, फिर हम 13 के ऊपर आएंगे। शाबाश शाबाश मेरे बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरा सोनू, मेरा बैंगनी, मेरा मैरून कलर का बच्चा, सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो जी। मुझे फटाफट से बताओ जी, चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया हुआ है, जल्दी बोलो सर, चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन कौन कौन से होंगे, 10, 11, 12, 13, 10, 11 लगेगा गुड्स वाले केस में, 12, 13 लगेगा सर्विस वाले केस में। पहले 12 की बात करेंगे, जहां एलओएस एंड एलओआर अगर दोनों ही इंडिया में होंगे फिर 12 लगेगा, अगर इन दोनों में से कोई एक इंडिया से बाहर होगा फिर 13 एप्लीकेबल होगा। हमने बातें की है 12 की। तो सेक्शन, हाँ इतना बोला, सेक्शन 12 में कितने केस, मैंने याद करवाया था अभी, सेक्शन 12 में कितने केस, 13। देखो मेरा चीख चीख के गला बैठ गया, और अगर आप फिर भी नहीं बोलोगे, देखो मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट मेरे गले को आराम दे दो और आप बोलो, तो कम से कम मेरे गले को तो आराम आएगा। बच्चा कह रहा है हम नहीं देंगे गले को आराम, चाहे आपका गला खराब ही ना हो जाए।
नालायक मुझे रात को भी क्लास लेनी है, मुझे नालायक रात को भी क्लास लेनी है। अब जाके गर्म पानी के गरारे करूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर गरारे करूंगा, गर्म पानी पीऊंगा, फिर जाके दोबारा से एनर्जी वापस आएगी। तो 5 मिनट मेरी फैमिली, आप फटाफट से पार्टिसिपेट करो, मैं भी साथ बोलूंगा बट आपने पार्टिसिपेट करना है दोबारा जी। सबसे पहले ये बताओ, हम बात कर रहे हैं 12(1) की। सेक्शन 12 में कितने केस हैं? 12 में केस कितने हैं? 13। 12 अलग करो, एक अलग करो जी। 12 केस कौन से हो गए? स्पेशल। एक केस कौन सा हो गया? जनरल। पहले बात करो जनरल वाले केस की। अगर B2B है, उस केस में क्या करेंगे? उस पर्सन की लोकेशन क्या बन जाएगा? POS। अगर B2C है, हाँ अगर B2C है, फटाफट से गाना बोलो ना, रिसीवर जहां सर्विस वहां। रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां। ये हमारा B2C वाला केस हो गया। फिर आओ 12 केस में, पहला केस कौन सा हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब फटाफट से बोल दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में POS क्या होगा? जहां प्रॉपर्टी लोकेट करेगी। अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर होगी तो रिसीवर की लोकेशन, और अगर प्रॉपर्टी मोर देन 1 स्टेट में होगी तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बेस पे आपकी वैल्यू निकल के आएगी। फिर सेकंड केस मैंने बोला जी, अगर रेस्टोरेंट की सर्विस है जी, आंसर दो। अगर रेस्टोरेंट की सर्विस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस है, कैटरिंग की सर्विस है, फिर जहां पे वो सर्विस परफॉर्म की जाएगी वो लोकेशन जो होगी वो POS निकल के आएगा। गवर्नमेंट ये बात कहती है। फिर अगर मान लो ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस है, अगर B2B वाला केस है, नहीं यार ये बात समझ में, अगर B2B वाला केस है उनकी लोकेशन, B2C वाला केस है जहां उनको परफॉर्म मतलब जहां वो सर्विस दी जाएगी, जहां एक्चुअल परफॉर्म की जाएगी वो लोकेशन जो होगी वो आपका POS निकल के आएगा। अगला फिर आ रहा है एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। अब अगर एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क है तो जहां पे वो इवेंट हो रहा है, जहां अम्यूजमेंट पार्क लोकेट करता है, उसकी जो लोकेशन होगी वो POS निकल के आएगा। अगला फिर है ऑर्गेनाइजेशन। अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस दी जा रही है, बैंड बाजा बारात, उस केस में कहता है बिट्टू बारी श्रुति कक्कड़, अगर वो सर्विस दे रहे हैं तो B2B वाला केस होगा, तो उनकी लोकेशन। B2C वाला केस जो होगा, अच्छा B2B वाले केस के अंदर मैं कह रहा हूं उनकी लोकेशन, उनकी मतलब रिसीवर की, सर उनकी मतलब जो पर्सन GST में रजिस्टर्ड है उसकी जो लोकेशन होगी वो POS आएगा। और अगर B2C वाला केस होगा तो जहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसकी लोकेशन बनेगी। और अगर इवेंट इंडिया से बाहर हो रहा है फिर रिसीवर की लोकेशन, और अगर इवेंट मोर देन 1 स्टेट में हो रहा है फिर प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो होगी वो POS निकल के आएगा जी। उसके बाद देखो जी अगला केस क्या निकल के आ रहा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है तो जहां पे गुड्स हैंड ओवर किए जा रहे हैं, जो लोडिंग पॉइंट होगा, पिकअप पॉइंट होगा, वो इसका POS निकल के आएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन उसकी लोकेशन है तो फिर डेस्टिनेशन जो होगी वो POS आएगा। रीजन में उस पर GST एप्लीकेबल हमें नहीं करना, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। उसके बाद गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर आपकी पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है तो B2B वाले केस में तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? उसकी लोकेशन। B2C वाले केस में फिर जहां पे आपने बोर्डिंग की, मतलब जो बोर्डिंग पॉइंट होगा वो लोकेशन जो होगी वो POS बन जाएगा जी। अगर सर्विस ऑन बोर्ड है, मतलब खाने पीने की सर्विस दी जा रही है, उस केस में क्या होगा? तो जहां से वो सामान चढ़ेगा, सॉरी जहां से वो सामान चढ़ेगा नहीं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस कन्वेंस का, जहां से वो कन्वेंस चला होगा वो लोकेशन जो होगा वो POS निकल के आएगा। और अगर बैंकिंग सर्विस है तो बैंकिंग सर्विस वाले केस में रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, ये हमारा बैंकिंग सर्विस है। इंश्योरेंस सर्विस वाले केस में B2B है तो उसकी लोकेशन। B2C वाले केस में भी वही सेम है, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता तो सप्लायर जहां सर्विस वहां। इंश्योरेंस सर्विस वाले केस में ये है। और फिर लास्ट में एडवर्टीजमेंट की सर्विस वाले केस में अलग अलग स्टेट में जहां जहां एडवर्टीजमेंट दी जा रही है उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल के उसके बेस पे आपका GST लगेगा। और फिर टेलीकम्युनिकेशन में अगर सर्विस में फिक्स लाइन इन्वॉल्व है तो जहां वो फिक्स लाइन मतलब लोकेशन है उसकी वो POS बनेगा। अगर पोस्टपेड कनेक्शन की बात होगी तो जो आपका एड्रेस लिखा होगा वो नहीं पता एड्रेस आपका, सप्लायर की लोकेशन। अगर प्रीपेड की बात हो रही है, अगर प्रीपेड कनेक्शन है, अगर थ्रू सेलिंग एजेंट है तो सेलिंग एजेंट की लोकेशन। और अगर आप डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर है तो जो आपका एड्रेस लिखा होगा, मतलब फाइनल कंज्यूमर देखो जी, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है अगर फाइनल कंज्यूमर है तो लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट, सॉरी जहां पे आपने प्री पेमेंट दी होगी वो लोकेशन जो होगी वो POS बनेगी। और अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आपने पेमेंट की इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, अगर पेमेंट के इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू तो जहां पे रिसीवर की लोकेशन, और अगर रिसीवर की लोकेशन नहीं पता तो सप्लायर की लोकेशन जो होगी वो POS निकल के आएगा। सो सिंपल सो इजी। बच्चा कह रहा है सो सिंपल नहीं है ये तो सो सिंपल है मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरे सोनू। ठीक है जी, चलो जी। तो ये हमारा POS निकल के आ गया। ये हमारा POS सेक्शन 12 का है जी। ठीक है, मेन आपको बस 2-3 पॉइंट ध्यान देने हैं, सिर्फ 2-3 पॉइंट ध्यान देने हैं जहां पर आपको याद करना है। बाकी सब पॉइंट में मैं गारंटी दे रहा हूं सर, मैं गारंटी दे रहा हूं बाकी सब पॉइंट आपको याद हो चुके हैं। बस एक तो टेलीकम्युनिकेशन वाला, ये थोड़ा सा ध्यान लगा के रीड करना पड़ेगा। और एक दूसरा जो पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है ये ट्रांसपोर्टेशन वाला। बस बाकी सब मैं अगर वैसे ही पूछ लूंगा ना आप तुरंत आंसर दे दोगे जी। और बाकी जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखाऊंगा, देखना कितना आसान है जी। अभी प्रोविजन हमें याद हो गए ना भाई कहाँ कहाँ कौन सा POS निकल के आएगा, अब इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेंगे हम।
ठीक है, लो जी अब आ जाओ जी, अब सेक्शन 13 आज की क्लास का लास्ट सेक्शन है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है जी। अगर आपने 12 पे टाइम लगा दिया ना, ये लगा लो अगर टाइम हमारा 12 पे लग चुका है, 13 हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है जी। सेक्शन 13 में कुछ भी नहीं है। एक बार चेक करना, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसीवर इज आउटसाइड इंडिया। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर सप्लायर या रिसीवर में से किसी की लोकेशन अगर इंडिया से बाहर होगी, उस केस का पीओएस क्या निकल के आएगा, वो सारी बातें 13 में बताएंगे जी। मतलब वो कहां पे होगा, सेक्शन 13 में होगा जी। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी, सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि ऐसी सर्विस जिसमें गुड्स को फिजिकली अवेलेबल करवाना पड़ेगा, उस केस में क्या पीओएस निकल के आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे रिपेयर की सर्विस, एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टॉलेशन की सर्विस। अब अगर रिपेयर की सर्विस है, मान लो मेरे घर में कोई एसी खराब हो गया, तो मैं एसी लेके जाऊंगा ना भाई, एसी लेके जाऊंगा सर, एसी को रिपेयर कर दो। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि फिजिकली अवेलेबल तुम्हें करवाना पड़ेगा वो गुड्स। तो जहां पे गुड्स तुम फिजिकली अवेलेबल करवा रहे हो, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है देखो जी, लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म। मतलब जहां पे वो सर्विस दी जाएगी, जहां रिपेयर की जाएगी, जहां इंस्टॉलेशन की जाएगी, वो प्लेस्ड होगा, वो तुम्हारा पीओएस निकल के आ जाएगा जी। तो पहली बात तो ये समझो, सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल। मतलब जहां गुड्स सप्लायर के पास लेके जाया जा रहा है, सप्लायर उस गुड्स पे काम करेगा, तो जहां वो सर्विस परफॉर्म करेगा उसकी लोकेशन जो होगी वो पीओएस निकल के आएगा जी। अच्छा अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी, अगर मान लो कोई सप्लाई करवाई जा रही है एक रिमोट लोकेशन से। रिमोट लोकेशन का मतलब क्या है, आपको मैंने कई बार क्लास में एग्जांपल दिया था। मेरा सिस्टम, ये लैपटॉप मेरा मान लो खराब हो गया जी, इस लैपटॉप को सही करने के लिए मान लो कोई पर्सन यहां पे अवेलेबल नहीं है, एक यूएसए में इंजीनियर है, यूएसए में इंजीनियर है, उस पर्सन ने वहीं बैठे बैठे एनी डेस्क या टीम व्यूअर के थ्रू मेरा लैपटॉप सही कर दिया। आपको मैंने क्लास में भी कहा था नहीं, प्रॉब्लम क्या आती है कि उस पर्सन की सर्विस को दिया हुआ मानूंगा, क्योंकि वो कह रहा है मैंने सर्विस दिया यूएसए में, मैं कह रहा हूं मुझे सर्विस यहां मिली है। भाई सिंपल सी बात है, लोकेशन ऑफ सप्लायर यूएसए, लोकेशन ऑफ सप्लायर यूएसए और लोकेशन ऑफ रिसीवर इंडिया, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में यूएसए बनाऊं या इंडिया बनाऊं। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, गवर्नमेंट कह रही है कि यहां पे आपने गुड्स फिजिकली अवेलेबल नहीं करवाया, उसने वहीं बैठे बैठे गुड्स के ऊपर सर्विस दे दी, और जो सर्विस दी है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से दी है। एक बार चेक करना जी, सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बट फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो उस केस में जहां पे गुड्स सिचुएटेड होगा, वो लोकेशन जो होगी वो बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, मतलब सर आप ये बात कहना चाह रहे हो, आज अगर मान लो किसी ने हमें रिमोट लोकेशन से ऑनलाइन मोड से अगर हमें सर्विस दी है, तो जहां से वो सर्विस दे रहे हैं वो लोकेशन नहीं बनेगी, जहां गुड्स की लोकेशन होगी वो बनेगी। आंसर इज यस, आंसर इज यस। अगर आप ऊपर वाला पॉइंट चेक करोगे, ऊपर वाले पॉइंट में था कि जहां पे वो सर्विस एक्चुअल में परफॉर्म करोगे वो लोकेशन, यहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगर सर्विस आपने दी है इलेक्ट्रॉनिक मींस रिमोट लोकेशन के थ्रू, तो जहां गुड्स की लोकेशन होगी वो पीओएस बनेगा जी। ये दो केस हो गए। अगला केस देखना जी, वो कह रहे हैं अबव प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल, अबव प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स दैट आर टेम्परेरी imported into India for repair and export after repair without being put to any other use in India। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं सर, एक बात मुझे सोच के बताओ। मान लो ये इंडिया है जी, प्लीज बातचीत नहीं करनी जी, ये इंडिया है और ये यूएसए है जी। हर बच्चा आंसर देगा जी, हर बच्चा आंसर देगा। ये इंडिया है और ये मान लो यूएसए है। बाहर से एक सामान इंपोर्ट किया, किस लिए, रिपेयर की सर्विस चाहिए। इंडिया में उसके रिपेयर की सर्विस दी गई, और सिर्फ रिपेयर की सर्विस देने के बाद ना एज इट इज वो सामान बाहर भेज दिया गया, वो सामान बाहर भेज दिया गया। अब जैसे ही वो सामान बाहर भेजा गया, जैसे ही वो सामान बाहर भेजा गया, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं कायदे से देखूं तो इस सर्विस को दिया कहां पे गया, इंडिया में। इसका पीओएस क्या बनना चाहिए, इसका पीओएस क्या बनना चाहिए, इंडिया में।
बट अगर पीयूएस इंडिया में बन जाता तो प्रॉब्लम क्या आती? प्रॉब्लम ही आती जीएसटी लगता, और कहीं ना कहीं जीएसटी का बर्डन जो है वो बाहर वाले की जेब पे जाता, तो बाहर वाला कभी भी इंडिया में ना आता। सर आपको मैंने पहले भी कहा था, एक्सपोर्ट द गुड्स नोट द टैक्सेस। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर मैं बाहर से सामान लेकर आया और वो सामान दोबारा से बाहर वापस जाना है, सिर्फ रिपेयर पर्पस के लिए, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। अगर परमानेंट आता फिर तो इंपोर्ट था। सर अगर परमानेंट आता फिर वो इंपोर्ट था। इंपोर्ट पे जीएसटी भी है, कस्टम भी है। सर्विस वाले केस में कस्टम नहीं है, सर्विस वाले केस में सिर्फ जीएसटी, गुड्स वाले केस में कस्टम भी है और जीएसटी भी है। बट यहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि इंपोर्ट नहीं है, ये तो बाहर से आया और आपने रिपेयर किया, तुरंत बाहर वापस चला गया। तो उस केस में तुम क्या करोगे? अगर तुम जीएसटी लगा दोगे, उसका बर्डन जो है इसकी जेब पर आएगा। ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा? ये दोबारा कभी इंडिया में आएगा ही नहीं। इसलिए इसकी जेब पर बर्डन ना आए, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये वाला केस होगा, इस केस में ये प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे प्रोविजन एप्लीकेबल होना चाहिए, वैसे प्रोविजन एप्लीकेबल होना चाहिए, बट कहीं टैक्स का बर्डन बाहर वाले पर्सन की जेब पे शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करेंगे। बच्चा कह रहा है सर तो अगर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करेंगे फिर तो उसका पीओएस निकल के ही नहीं आएगा, और अगर पीओएस ही नहीं आएगा तो जीएसटी में लगेगा। गवर्नमेंट कहती है हेलो क्या हो गया तेरे को भैया, अगर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा तो जनरल प्रोविजन एप्लीकेबल होगा ना, और जनरल सेक्शन 12 और 13 दोनों में सेम है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जनरल प्रोविजन सेक्शन 12 और 13 दोनों में सेम है। यहां पे भी गवर्नमेंट कहती है रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां। तो अपने बोल दो जी अब यहां पे रिसीवर कहां है? इंडिया से बाहर है। अब सोच के बोलना, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर रिसीवर इंडिया से बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया से बाहर। ये एक्सपोर्ट बन गया, और अगर ये एक्सपोर्ट बन गया इस केस में कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। तो मेनली गवर्नमेंट यही तो चाहती थी कि इस पे जीएसटी एप्लीकेबल ना हो। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया? पक्षपात किया। एक तरह से गवर्नमेंट ने पक्षपात किया, रीजन बिंग क्योंकि गवर्नमेंट को अपना बेनिफिट देखना है कि फॉरेन रिजर्व इंडिया में चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया पीओएस जो होगा वो इंडिया से बाहर निकल के जाएगा जी। ठीक है, तो देखो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया जी, गवर्नमेंट कह रही है कि अब प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स दैट आर टेम्परेरी इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर, और फिर उसके बाद आपने बाहर भेज दिया तो इस केस में रेजिडुअरी प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। रेजिडुअरी मींस कि रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां जी। ये आपका पॉइंट नंबर 1 निकल के आ रहा है। उसके बाद देखो जी, अब सर्विस सप्लाई टू इंडिविजुअल, मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गया। आपको मैंने पहले भी कहा था, जो भी हमने सेक्शन 12 में किया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस जहां पे दी जा रही है वहीं तो पीयूएस आएगा। देखो जी, वेयर सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां परफॉर्म की जाएगी वो आपका पीयूएस निकल के आएगा जी। उसके बाद देखो जी, सर्विस सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने बोल दो जी, अगर सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 12 में क्या था रही, जहां प्रॉपर्टी लोकेट करेगी। 13 में क्या है, जहां प्रॉपर्टी लोकेट करेगी। एक बार चेक कर लो जी, जहां प्रॉपर्टी लोकेट करेगी उस केस में गवर्नमेंट कह रही कि वो आपका पीओएस निकल के आएगा। बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, ये पॉइंट आपका पीओएस निकल के आ गया जी। उसके बाद देखो जी, एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, मतलब यहां पे कई क्लोज इकट्ठे कर दिए। वहां पे चेक करो, एडमिशन वाला अलग था, इवेंट वाला अलग था, ठीक है, और इवेंट ऑर्गेनाइजिंग वाला अलग था। यहां पे गवर्नमेंट ने कंबाइन कर दिए। देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, मतलब जहां पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड होगा वो तुम्हारा पीओएस निकल के आ जाएगा। और अगर आपका मोर देन 1 लोकेशन पे हो रहा है जी, अगर ये सर्विस मोर देन 1 लोकेशन पे की जा रही है, मान लो मोर देन 1 लोकेशन पे, जिसमें से ध्यान रखना, जिसमें से एक लोकेशन जो है वो आपकी टैक्सेबल टेरिटरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये बात ध्यान देना जी। मान लो इवेंट अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया जी, मान लो इवेंट जो है अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया फॉर एग्जांपल गोवा में, इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया फॉर एग्जांपल मान लो दुबई में, मान लो सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में। अब इसमें क्या अलग अलग लोकेशन पे है। अब अगर इवेंट अलग अलग लोकेशन पे है, सेक्शन 12 में क्या था, सप्लायर इंडिया का, रिसीवर इंडिया का। तो मैंने क्या बोला कि अगर इवेंट अलग अलग लोकेशन पे होगा तो उसके बेस पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और अगर इवेंट इंडिया से बाहर निकल के आ रहा है तो रिसीवर की लोकेशन मान लो। बट इस वाले केस में क्या प्रॉब्लम है कि सप्लायर रिसीवर इन दोनों में से किसी की लोकेशन बाहर है। अब अगर किसी की लोकेशन बाहर है, मान लो मैं इंडिया का हूं, मैंने बाहर वालों को बोला जी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है,
और इवेंट करवाना है एक दुबई में, एक सिंगापुर में, एक मान लो फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में और एक गोवा में जी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इवेंट मोर देन वन लोकेशन पे है और उसमें कोई एक प्लेस टैक्सेबल टेरिटरी है, तो सारी सप्लाई की जो वैल्यू होगी उसका पीओएस जो होगा वो गोवा निकल के आ जाएगा। हैं सर एक मिनट रुको, एक बार दोबारा से मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इवेंट इंडिया से बाहर हुआ जी, अगर इवेंट इंडिया से बाहर अगर इवेंट सप्लायर रिसीवर उसमें से कोई इंडिया से बाहर है और इवेंट इंडिया से बाहर भी है, इंडिया से अंदर इंडिया में भी है, मल्टीपल लोकेशन पे है, बट उसमें एक प्लेस कम से कम टैक्सेबल टेरिटरी है, तो गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारा पीओएस जो निकल के आएगा वो टैक्सेबल टेरिटरी वो टैक्सेबल टेरिटरी वाला जो हिस्सा होगा ना वो निकल के आएगा, उतना हिस्सा नहीं, पूरी वैल्यू पर जीएसटी लग जाएगा जी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग ए लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो लोकेशन क्या निकलेगा, टेरिटरी इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब जो टैक्सेबल टेरिटरी होगी पूरी सर्विस का पीओएस होगा वो निकल के आ जाएगा जी। खतरनाक रूल बनाया गवर्नमेंट ने यहाँ पे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को ना सर बस टैक्स चाहिए, और गवर्नमेंट के लिए टैक्सेबल टेरिटरी में भी अगर मोर देन वन स्टेट है, मतलब कई सारी स्टेट टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो फिर उस स्टेट के बेस पे वैल्यू निकाल लो और अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो मेनली बस ये बात ध्यान देना जी, मेनली बस यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर इवेंट रिलेटेड सर्विस मोर देन वन लोकेशन पे है, उसमें एक स्टेट टैक्सेबल टेरिटरी है तो सारा वो बन जाएगा, और अगर मोर देन वन स्टेट टैक्सेबल टेरिटरी होंगी फिर स्टेट के बेस पे बाइफर्केशन होगा। ये गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है जी, ठीक है। उसके बाद देखो जी, सर्विस सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर। अगर अकाउंट होल्डर को सर्विस दी जा रही है जी, अगर नॉन अकाउंट होल्डर को सर्विस दी जा रही है तो रेसिड्यूरी केस एप्लीकेबल होगा। अगर इंटरमीडिएट सर्विस है, मतलब बिचौलिए की सर्विस, ब्रोकर एजेंट की सर्विस दी जा रही है, सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याच बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल, मतलब जहां पे हायरिंग की सर्विस होगी एयरक्राफ्ट और वेसल की, वहां पे रेसिड्यूरी केस लगेगा। और अगर याच की सर्विस दी जा रही है हायरिंग की और अप टू ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, अगर 1 महीने तक की हायरिंग है, अगर 1 मंथ तक की हायरिंग है, मान लो फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी ने कोई एयरक्राफ्ट हायर किया, टाटा कंपनी ने कोई याच हायर किया अप टू 1 मंथ, तो गवर्नमेंट के लिए उसका पीओएस निकलेगा यहां। और अगर 1 मंथ से ऊपर के लिए हायर किया होगा या वेसल, अगर या तो एयरक्राफ्ट या अगर वेसल हायर किए होंगे तो आप चले जाओगे वहां पे, मतलब रेसिड्यूरी केस में। अगर आपने याच हायर किया होगा उस केस में गवर्नमेंट के लिए अप टू 1 मंथ अगर होगा तो फिर आप यहां पे आओगे जी। एक बार चेक करना पीओएस क्या निकल के आ रहा है। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, मतलब जहां सप्लायर की लोकेशन होगी वो तुम्हारा पीओएस निकल के आएगा जी। मतलब जहां तुम्हारी सप्लायर, रिसीवर नहीं मैं कह रहा जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं रिसीवर की लोकेशन नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जहां परफॉर्मेंस हुई है, जहां सप्लायर की लोकेशन होगी ना वो तुम्हारा पीओएस निकल के आएगा, उसके बेस पे जीएसटी कैलकुलेट करोगे। तो आप चेक करोगे इस क्लोज में कई सारे पॉइंट कवर हो गए जी, इस क्लोज में कई सारे पॉइंट कवर हो गए। बैंकिंग सर्विस टू अकाउंट होल्डर, इंटरमीडिएट की सर्विस, सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याच बट एक्सक्लूडिंग, दोबारा बोला एक्सक्लूडिंग में क्या निकाल दिया, एयरक्राफ्ट और वेसल अप टू ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। अगर मोर देन 1 मंथ है तो फिर आप रेसिड्यूरी केस एप्लीकेबल कर दोगे जी, ठीक है। उसके बाद देखो जी, अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है तो उसमें डेस्टिनेशन जो होगी, ध्यान रखना वहां पे क्या था, वहां पे पिकअप पॉइंट था, वहां पे लोडिंग पॉइंट था, यहां पे क्या बनेगा, डेस्टिनेशन बनेगा जी। सेक्शन 13 की बात कर रहा हूं जी। उसके बाद पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, जहां से आप इम्बार्क कर रहे हो वही सेम पॉइंट, वहां पे भी सेम था, यहां पे भी सेम है। ऑन बोर्ड जी, वहां पे भी सेम था, फर्स्ट शेड्यूल यहां पे भी सेम है, मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ यहां से भी सेम है नहीं। और अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस है, मतलब OIDAR की सर्विस होगी, तो रेसिपिएंट की लोकेशन जो होगी वो आपका पीओएस निकल के आएगा। अब बच्चा कह रहा है सर क्या सेक्शन 13 हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है? जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में तो बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बट जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में चांसेस पूरे होते हैं जी, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा एग्जीक्यूटिव वालों को करना नहीं जी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा आपने करना नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी कई जब एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो क्वेश्चन कहीं से बना देगा जी। 90% चांस है क्वेश्चन बनेगा 12 का, 90% चांस है क्वेश्चन बनेगा 12 का, बट 10% चांस ये भी है कि क्वेश्चन 13 का ही बनेगा। और 13 के अंदर मुश्किल कुछ नहीं है सर, सिर्फ 2-3 पॉइंट ध्यान में देने वाले हैं। एक तो आपने इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये वाला केस कहां पे गया, ये वाला, ये बैंकिंग वाला BIH, मतलब बैंकिंग हो गया, इंटरमीडिएट हो गया और हायरिंग हो गया, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और फिर एक हो गया ये वाला एडमिशन टू इवेंट वाला, एक ये, और फिर एक जो मैंने सबसे पहले पॉइंट के अंदर बताया ये वाला।
मतलब सेक्शन 13 में ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जी। बस इन तीनों को, सिर्फ इन तीनों को एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करा रहा हूं, देन पैकअप करने जा रहा हूं जी। फिर मिलेंगे रात को 10 बजे, जो गुड्स वाला पीयूएस है उसको डिस्कस करेंगे और जो आपके छोटे मोटे पॉइंट है उसको रिवाइज करेंगे, देन फाइनली हम जीएसटी पैकअप करेंगे जी। ठीक है जी। एक बच्चा तो भाई साहब ऐसे रुमाल की ना पट्टी बांध के बैठ गया, कह रहा भाई रे 1 मिनट रुक जा यार, आज तो ना पट्टी बांध के बैठना पड़ेगा यार, कैसे याद होंगे इतने सारे पॉइंट। याद हो जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो नालायकों, अभी 1 महीना पूरा पड़ा है सर, और कम से कम ये तो पता लग गया कि हमें कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। अब सोच के बोलना, अगर यही पता ना लगता, अगर यही एग्जाम के बाद पता लगता कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर प्रॉब्लम आती। अब मुझे पता है कि हाँ भाई कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा। क्वेश्चन मैंने बोल दिया, क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जी आपको, क्वेश्चन की टेंशन आपकी नहीं है। जो डाउट्स आपके होंगे, डाउट सेशन लेना स्टार्ट कर दूंगा जी, उसमें आप डाउट्स लेने आ सकते हो, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना सर। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है कि आपने पूरे एफर्ट्स लगाने हैं। मेरी बात समझ में आती है। अब फटाफट से 3 पॉइंट की रिवीजन कराने जा रहा हूं, सिर्फ 3 पॉइंट की, देन फिर पैकअप करेंगे। फटाफट से बोलो वो 3 पॉइंट कौन कौन से। सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कर रहा है, सबसे पहली बात सेक्शन 13। सेक्शन 13 एप्लीकेबल किस केस में होगा, अगर रिसीवर या सप्लायर दोनों में से कोई एक की लोकेशन अगर इंडिया से बाहर होगी, उस केस में प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, दोबारा बोलना चाहिए, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेड फिजिकली अवेलेबल, मतलब जहां पे गुड्स फिजिकली अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उस केस में क्या होगा कि तो जहां पे वो परफॉर्मेंस दी जाएगी, जहां वो परफॉर्मेंस दी जाएगी वो लोकेशन बनेगा जी। और अगर मान लो रिमोट लोकेशन सर्विस दी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, तो जहां पे गुड्स की लोकेशन होगी। और अगर इंपोर्ट किया टेम्परेरी पर्पस के लिए, रिपेयर करने के बाद दोबारा एक्सपोर्ट कर देंगे, तो गवर्नमेंट उस केस में क्या बोल रही है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, रेजिडुअरी केस लगेगा। रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां जी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कहना चाह रही है, सेकंड केस जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन एंड इवेंट, मतलब इवेंट वाली सर्विस, तो जहां पे इवेंट होगा वो, और अगर इवेंट मोर देन 1 लोकेशन पे हो रहा है जिसमें एक टैक्सेबल टेरिटरी भी है, तो सारी वैल्यू, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सारी वैल्यू जो चार्ज की होगी उस वैल्यू को टैक्सेबल टेरिटरी की, मतलब वो लोकेशन मान के उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। प्रपोर्शनेट नहीं कह रहा सर, प्रपोर्शनेट तब करेंगे अगर टैक्सेबल टेरिटरी में अलग अलग स्टेट है, फिर प्रपोर्शनेट करोगे, बस ये बात ध्यान देना जी। तो अगर टैक्सेबल टेरिटरी में अलग अलग स्टेट है फिर प्रपोर्शन कर दो जी। और अगर मान लो बैंकिंग की सर्विस टू अकाउंट होल्डर है, इंटरमीडिएट की सर्विस है, और अगर हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, एक्सेप्ट एयरक्राफ्ट और वेसल और याच इंक्लूड होगा अप टू 1 मंथ, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में जहां पे सप्लायर की लोकेशन होगी वो पीएस बनेगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करोगे उस केस में आप फिर रेजिडुअरी केस में जाओगे। रेजिडुअरी केस क्या हो गया, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, देन प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां जी। तो ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही है। और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में डेस्टिनेशन, पैसेंजर में आपका एम्बार्किंग पॉइंट, और ऑन बोर्ड वाले में फर्स्ट शेड्यूल हो गया। ओआईडीआर में तो जो आपकी रिसीवर की लोकेशन होगी वो आपका पीओएस निकल के आएगा जी। और ये सेक्शन 13 का डिफॉल्ट रूल है जी, आपको मैंने बताई दिया, रिसीवर जहां सर्विस वहां, और रिसीवर कहां ये नहीं पता, देन प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां जी। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। तो फाइनली अब जाके पीओएस के ये सारे प्रोविजन हमने, सारे नहीं मतलब 2 सेक्शन रिवाइज कर दिए, 12 और 13 जी। अब बस 2 छोटे छोटे सेक्शन बचे हैं, 10 और 11। वो गुड्स वाले केस में वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं जी, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कोशिश करेंगे पहले 1 घंटे में वो कंप्लीट करें, 1 घंटे से पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके 2-3 छोटे मोटे टॉपिक होंगे उसको पैकअप करके तो फाइनली हम जीएसटी आज ख़त्म कर देंगे, आज रात को 10 बजे जी। ठीक है, तो बस आधे घंटे के बाद आपको मिलना चाहिए, इवन आधे घंटे से भी कम ही टाइम होगा वैसे तो। ठीक है, आधे घंटे बाद मिलेंगे, आराम से खाना पीना खा के आओ जी। आज लास्ट क्लास है, हमारी लास्ट मुलाकात होगी जी, फिर पता नहीं अब जीएसटी फिर मतलब फिर कब कैसे मिलेंगे। कस्टम में तो मुलाकात करेंगे, बट कईयों के सिलेबस में कस्टम नहीं है ना। तो बस थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच इतनी सपोर्ट करने के लिए। और अगर अच्छी लगे तो सर लाइक ज़रूर करना, अपना प्यार ज़रूर देना, बस आपके लाइक ही मोटिवेशन है, डिसलाइक भी मोटिवेशन है, जो नालायक कई बच्चे करते हैं। मतलब कई बच्चे तो ऐसे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनका दिल अभी पिघला नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसा क्या गुस्सा है क्या पता नहीं, या गुस्सा कुछ भी नहीं है, मतलब वैसे होता है ना कि चलो यार कोई बात नहीं कर देते हैं, क्या जा रहा है हमारा। सर बात वो नहीं है, थोड़ा सा बस ये ध्यान दो, अपने आप को मेरी जगह रख के सोचो। सिंपल सी बात है कि अगर आप फ्यूचर में मतलब इस तरह से क्लासेस डाल रहे हो और अगर आपको कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश करे तो कितनी प्रॉब्लम आती है। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, देखो मुझे तो अगर मुझे कुछ, मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं डीमोटिवेट होता तो मैं क्लासेस क्या करता, नहीं मैं नहीं लूंगा यार, क्योंकि आप डिसलाइक कर रहे हो। मेरे को पता है कि अगर भैया एक बच्चा भी यहाँ बैठ के देख रहे हैं ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि अगर उस बच्चे का भी रिजल्ट आ गया मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। तो सिंपल सी बात है सर, वो सोच रहे हैं विवेक को हरा देंगे, विवेक उस गेम में खेल ही नहीं रहा। 2 लाइनें मैंने बोली हैं जी, वो सोच रहे हैं विवेक को हरा देंगे, विवेक उस गेम में खेल ही नहीं रहा। तो मैं किसी भी गेम में नहीं हूं सर, बस मेरी अपनी मस्ती है, अपनी दौड़ है, अपनी क्लास है, अपनी फैमिली है, आपके साथ ही मैं खुश हूं जी। ठीक है, चलो जी फिर बाकी मुलाकात करेंगे रात को 10 बजे री, सेम चैनल पे। ओके री, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच जी। चलो री, मैं भी फटाफट से गरारे करके आऊं जी, गर्म पानी पी के आऊं, आप भी फटाफट से 10 बजे यहाँ पे सेम मुझे मिलना जी। बाय बाय, टेक केयर।